गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग भाई। क्या हाल चाल है? चलो, सभी के हाल चाल बढ़िया ही होने चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा जी मेरी पूरी की पूरी फैमिली सही है, तंदुरुस्त है। आपके परिवार में सब बढ़िया और बढ़िया ही होना चाहिए। मतलब सही बता रहा हूँ, कल मुझे फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसा फील हुआ कि मैं कितना हेल्पलेस हूँ। कल मेरे वाइफ के मामा जी की तबीयत खराब हो गई थी काफी। मैंने अपना व्हाट्सएप स्टेटस भी डाला था एक ऑक्सीजन बेड के लिए, तो काफी सारे बच्चों ने नंबर भी फॉरवर्ड किए। मतलब मुझे कल इतना लगा कि मैं कितना हेल्पलेस हूँ, मैं क्यों नहीं हेल्प कर पा रहा। तो बहुत मुश्किल से पहले एक ऑक्सीजन बेड मिला। और अब उनके ऑक्सीजन बहुत लेवल कम हो गया, 20 ऑक्सीजन लेवल है, उनको वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट है। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार, मैं आपको जब डेली बोलता हूँ ना कि जितना हो सके ना दूसरों की हेल्प करो, वो दिल से बोलता हूँ सर। कोशिश किया करो, मैं कह रहा हूँ कैसे भी हो सके ना हेल्प करने से पीछे मत हटा करो सर। ये टाइम ऐसा है, मैं सही बता रहा हूँ सर। वैसे मैंने सुना है दुआओं में असर होता है, और मैंने देखा भी है कि दुआओं के अंदर ना बहुत असर होता है, और माँ की दुआ के अंदर तो बहुत असर होता है। मतलब माँ जब दिल से मांगती है ना, मुझे लगता है भगवान को भी वो चीज़ देनी पड़ती है। हम तो कभी भगवान को मानते हैं, कभी नहीं मानते, कभी पूजा कर ली, कभी पूजा नहीं की। क्यों? क्योंकि हमें पता है ना कि हमारे पेरेंट्स भगवान में विश्वास करते हैं, तो पूजा वो कर रहे हैं, तो उनका फल जो है कहीं ना कहीं हमें मिल जाता है। ठीक है जी। तो मैं आज सभी के पेरेंट्स से, मम्मी से, पापा से, जो मतलब कहते हैं ना कि एक उनकी मतलब माँ के द्वारा दुआ मांगी गई होती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो कभी ना कभी जरूर पूरी होती है, और बहुत जल्दी पूरी होती है। तो मैं पूरी की पूरी फैमिली, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, आपने मम्मी से जरूर बोलना है जी। और मैं सब मदर से बोलना चाहता हूँ कि प्लीज 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 सबके लिए दुआ मांगना स्टार्ट करो सर। हम अपने बच्चों के लिए तो दुआ मांगते ही हैं, मैं कह रहा हूँ उसमें सब अगर इंक्लूड कर देंगे ना, अगर सबके लिए दुआ मांगी जाएगी, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी सही हो जाएगी। मतलब जब भी भगवान के मंदिर में हम पूजा करें, हम ये मान के चलें कि सबके लिए हम पूजा कर रहे हैं, हमारी पूजा सबके लिए है कि भगवान जी जल्दी जल्दी ये प्रॉब्लम सही करते हैं। देखो, दवाइयां तो चल रही हैं, दवाई अपना काम कर रहे हैं, सब कुछ अपना काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो हम कर सकते हैं कम से कम वो तो करें। तो मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि माँ की दुआ में एक बहुत बहुत असर होता है, और बहुत जल्दी पूरी होती है। मैंने चीज बहुत बार देखी है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी फैमिली, ध्यान रखना, आपने मम्मी को जरूर बोलना है। और अगर आप नहीं बोलोगे ना, देखो फिर आपने अपना अच्छा कर्म नहीं किया। ठीक है? आपने मदर को जरूर बोलना है कि मम्मी, आप जब भी भगवान के मंदिर में सुबह जोत जगाते हो ना, बस एक चीज जरूर बोलनी है कि सबको भगवान खुशी दे, सबको तंदुरुस्त रखे, और जितनी जल्दी हो सके भगवान ये प्रॉब्लम खत्म कर दे। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी खत्म हो सकती है। देखो, दवाई से तो होगी होगी, मतलब जो चीज गवर्नमेंट कर रही है, जो चीज सब प्रिकॉशन है वो हमें करने हैं, बट दुआ तो हम कर सकते हैं ना। ठीक है? तो बोलोगे ये बात? तो मुझे कल ऐसा लगा कि मैं कितना हेल्पलेस हूँ, और कई बार थोड़ा बुरा भी लगता है। इवन कल मैं जब मैंने इतनी ये चीज देखी ना, तो कल इवनिंग से मुझे थोड़ा सा फीवर भी हो गया। और आज मेरा मन नहीं था क्लास लेने का, मेरे को थोड़ी हेल्थ का लग रहा था, बट मैंने कहा नहीं, क्योंकि जब मैं बच्चों से मिलता हूँ ना, मेरे को पता नहीं अपने आप एनर्जी आ जाती है। और जब आपके ये हंसते हुए चेहरे, ये मासूम से चेहरे जब मैं देखता हूँ ना, मुझे पता नहीं क्यों इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं आपको देख के। मुझे लगता है कि यार मैं आपके साथ पूरा दिन बैठ सकता हूँ, और थोड़ी बहुत बातचीत करूंगा, थोड़ा बहुत हंसी मजाक करूंगा, तो अपने आप तबीयत सही हो जाएगी। ठीक है? तो बस मैं आपको इतना सी बात आज दोबारा बोलूंगा, जितना हो सके ना सर, हेल्प करने से पीछे मत हटना। मैं सही बता रहा हूँ, वो जो ऊपर बैठा ना वो जरूर देख रहे हैं सर। और यही टाइम ऐसा है जो अगर हम थोड़ा सा, मैं कह रहा हूँ 1% भी अगर हम कुछ कर पाए ना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी। ठीक है? तो कोई भी अगर हेल्प मांगता है, कोशिश करो, कोशिश करो। देखो क्या है, नंबर फॉरवर्ड करने के बजाय ना, कोशिश करो पहले एक बार खुद नंबर पे कॉल करके देख लो। क्या पता देखो वो किसी और नंबर, क्योंकि ये नंबर जो है ये सबके पास आ जा रहे हैं। अगर वही हम फटाफट से कॉल कर करके देखेंगे, तो अगर कहीं पर भी किसी का भी बेड अवेलेबल होगा जिसको चाहिए होगा, अगर आप तुरंत बोल दोगे ना कि यहाँ बेड अवेलेबल है, तो काम हो जाएगा। और आपका एक मैसेज ना कि भैया या दीदी यहाँ पे बेड अवेलेबल है, या भैया यहाँ पे मतलब कुछ भी यहाँ बेड अवेलेबल है, जिनको रिक्वायरमेंट होगी, आप सोच भी नहीं सकते उनकी दुआएं कितनी लगेंगी। क्योंकि सर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। मैं कह रहा हूँ ना, जो फेस कर रहे हैं, मेरे को कल लाइफ में फर्स्ट टाइम लगा कि यार मैं कितना हेल्पलेस हूँ। मतलब मैं हेल्प ही नहीं कर पा रहा। मतलब इतने मेरे जान, मतलब इतना मेरे को 8 साल हो गए पढ़ाते हुए, कहीं ना कहीं से मैं रिसोर्स ही नहीं लगा पा रहा कि यार मैं अपने मतलब वाइफ के मामा जी को एक बेड दिलवा पाऊँ, वेंटिलेटर दिलवा पाऊँ, क्योंकि सारे सब कुछ फुल है इस टाइम। गलती उनकी भी नहीं है, किसी की भी नहीं है, बट सारा फुल है ना इस टाइम। मतलब फिर भी लगा कि यार कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, मैं करूँ तो करूँ क्या अब। उस टेंशन के चक्कर में फिर कल मुझे फीवर चढ़ना स्टार्ट हो गया। तो मैंने सुबह यार मेडिसिन ली है। मैंने कहा चलो मैं क्लास तो देखो पक्का लूंगा, क्योंकि मुझे बच्चों से बातचीत करके बहुत अच्छा लगता है। और आप ही मेरा मोटिवेशन हो, आप ही मेरी मेडिसिन हो। ठीक है? अगर आप खुश रहोगे ना, तो मैं हमेशा खुश रहूंगा। बस ये बात ध्यान देना, आप अगर मेरे को अपनी दुआओं में लेके चलोगे ना, मुझे कुछ हो ही नहीं सकता, मुझे इतना पता है। ठीक है? मैं हमेशा तंदुरुस्त रहूंगा। मेरी हर दुआ में आप लोग होते हो, अब सब लोग हैं, पहले तो आप लोग होते थे, अब सब लोग हैं। आपकी भी दुआओं में मैं तो चलो हूँ, आपको सबको कवर करके चलना है। और मदर्स को बोलना है, प्लीज 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 प्लीज
जब भी वो पूजा करें वो सबके लिए पूजा करें जी। पक्का बोलोगे आज? ठीक है, हमें सबके लिए करना है यार। मुझे बहुत मतलब मुझे ना बहुत वो लग रहा है कि हम क्यों नहीं कर पा रहे सबके लिए। ठीक है, तो हम जरूर करेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, पॉजिटिव एनर्जी देंगे, जरूर मजबूत होंगे और जरूर हम सब कुछ मतलब सब बढ़िया बहुत जल्दी होगा जी। ठीक है, चलो इधर देखो ध्यान से। अच्छा, आज ना हम प्रार्थना भी पूरी करेंगे। एक बच्चा बोल रहा था कि सर प्रार्थना पूरी करो, आज हम प्रार्थना भी पूरी करेंगे। हो सकता है कुछ बच्चों को लगे जी चार तीन तीन चार मिनट वेस्ट हो रहे हैं, मैं प्लीज उनसे बोलूंगा आप 10 मिनट के बाद क्लास देख लेना। ठीक है, 10 मिनट के बाद क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अगर नहीं लगता तो अगर 4 मिनट की प्रार्थना, अगर 4 मिनट की प्रार्थना हम दिल से आज सबके लिए कर लेंगे ना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी। तो आज हम प्रार्थना भी करेंगे, सबके लिए करेंगे, अपने लिए नहीं, सबके लिए आज प्रार्थना करेंगे कि भगवान जिन जिन के घर प्रॉब्लम है और जो सही भी है सबको भगवान तंदुरुस्त करे, शक्ति दे, लड़ने की शक्ति दे, मोटिवेशन दे, पॉजिटिव वाइब्स दे। आज हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे। ठीक है, आओ जी इधर देखो ध्यान से, हाथ जोड़ लो फटाफट से, जल्दी हाथ जोड़ो जी। 1 2 3 स्टार्ट। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, हर रोज शाम मन को का घर भेजिया विश्वास माई तो कमजोर बचपन से होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दाल चढ़ा दिया ना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के हाथ सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर गल का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। चलो जी, प्रार्थना पूरी कंप्लीट हो चुकी है। लो जी, तो प्रार्थना सबने की है, ठीक है जी। और आज सभी के लिए प्रार्थना हमने की है दिल से, और उम्मीद करेंगे भगवान जी सबके घर में खुशियां लेके आएंगे दोबारा से, और बहुत बढ़िया चीजें होंगी जी। ठीक है, मोटिवेट रहना है, पॉजिटिव वाइब्स लेके आनी है सबके अंदर। ठीक है जी, चलो इधर सुनो ध्यान से। अब लास्ट क्लास में
लास्ट क्लास में ना हमने डिविडेंड की टैक्सेशन की हुई थी। लास्ट क्लास में हमने डिविडेंड की टैक्सेशन स्टार्ट की हुई थी। ऑलमोस्ट हमारे प्रोविजन कंप्लीट हो चुके थे। एक पॉइंट हमारा बैलेंस था कि अगर फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिलेगा उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा, एक तो वो आज हमें करना है, और एक अगर सरचार्ज वाले केस होंगे उस केस में क्या होगा, वो सारे पॉइंट आज हमें कंप्लीट करके डिविडेंड की टैक्सेशन जो है ना आज हम पूरी कंप्लीट कर लेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको घर से होमवर्क दिए थे जी। अब काफी सारे बच्चों ने मुझे होमवर्क भेजा है और कई बच्चे तो नाराज हो जाते हैं, कहते हैं सर हमने आपसे बोलना ही बंद कर देना है, आप हमारा नाम नहीं लेते ना, देख लो हम आपसे बोलेंगे ही नहीं कभी। हद हो गई यार, इतने नाराज क्यों होते हो जी? एक मिनट रुको, मैं कुछ बच्चों के नाम ले लूं चलो, ताकि थोड़ी सी नाराजगी तो दूर हो जाए उन बच्चों की। ये लो जी। होमवर्क मुझे भेजा जी श्रुति ने जी, शिवानी, उसके बाद आकांक्षा, रुकिया, रुकैया या रुकिया, सोनू हो गया जी, कोमल, प्रज्ञा, ममता, मिष्टी, शिव, सार्थक, गरिमा, दिशी, शिवांशु, मुस्कान, अभी, निखिल, उसके बाद मिताली, रणवीर सिंह। ओ माय गॉड, ये रणवीर कौन है जी? रणवीर सिंह, प्रीति, प्रियम, दीक्षा, मुस्कान, खुशी, सूरज, कोमल, भूमिका, हर्ष, सुरभि। ठीक है, और बाकी भी कई सारे बच्चों ने भेजा होगा। ठीक है, बट मैंने कुछ बच्चों के नाम लिखे हुए थे, मैंने उन बच्चों के नाम ले दिए हैं। और बाकी कनिका आपने भी भेजा है, कनक ने भी भेजा है, कई सारे बच्चों ने और भेजा, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। ठीक है, इधर देखो ध्यान से। अब एक बार होमवर्क करने से पहले ना एक बार लास्ट क्लास में जो भी हमने कंप्लीट किया आज एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। इधर सुना ध्यान से, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, अगर मैं डिविडेंड के टैक्सेशन की बात करता हूँ, तो मैंने स्टार्टिंग के अंदर कहा था कि डिविडेंड की टैक्सेशन में ना आपके सबसे पहले केस में दिसंबर तक जो प्रोविजन एप्लीकेबल थे, अभी तक डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में एग्जाम था, कंपनी के हाथ में टैक्सेबल था, मतलब कंपनी सीडीटी काटेगी, ये सारी बातें हमने कंप्लीट की थी। बट अब गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि अब डिविडेंड जो होगा ना, अब डिविडेंड जो होगा वो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा, कंपनी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। अब अगर डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा तो टैक्सेबल होगा कब, अगला क्वेश्चन ये आ गया। तो गवर्नमेंट ने कहा टैक्सेबल कब होगा, वो डिपेंड करेगा वो डिविडेंड है कौन सा, क्योंकि अगर वो फाइनल डिविडेंड होगा, सेक्शन 8 ये बात बोलता है वो डिक्लेयर के टाइम पे टैक्सेबल होगा। अगर वो आपका इंटरिम डिविडेंड होगा, फिर जब वो रिसीव होगा उस टाइम टैक्सेबल होगा, और अगर वो डीम डिविडेंड होगा, जब वो डिस्ट्रीब्यूट और पेड होगा ना, उस टाइम टैक्सेबल करेंगे। ये सारी बातें मैंने सेक्शन नंबर 8 के अंदर पढ़ी थी। अब ये क्लियर हो गया कि भाई डोमेस्टिक कंपनी से मिलने वाला डिविडेंड जो है अब वो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल करेंगे, कंपनी के हाथ में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। अब डोमेस्टिक कंपनी किसे कहते हैं वो सारी बातें चेक कर ली थी, फॉरेन कंपनी किसे कहते हैं वो सारी बातें भी हम चेक कर चुके थे। अब जब ये क्लियर हुआ कि डिविडेंड अगर मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा, तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि सारा टैक्सेबल होगा या कुछ खर्चे माइनस होंगे। तो गवर्नमेंट ने सेक्शन 57 की प्रोविजो इंसर्ट की थी, और गवर्नमेंट ये बात कहती रही, पहली बात तो ना आपका डिविडेंड जो होगा वैसे तो आपका ग्रोस ही टैक्सेबल होगा। मैं दोबारा बोलूंगा, डिविडेंड जो है वैसे तो आपका ग्रोस ही टैक्सेबल होगा, बट गवर्नमेंट कहता है उसमें से ना हम इंटरेस्ट वाली डिडक्शन माइनस कर देंगे। अब इंटरेस्ट वाली कितनी डिडक्शन माइनस करेंगे, जितना आपने एक्चुअल में इंटरेस्ट पे किया, या तो वो जितना आपने एक्चुअल में इंटरेस्ट पे किया तो वो, या डिविडेंड का 20% विच एवर इज लेस। इसके अलावा जो भी चार्जेस होंगे वो डिविडेंड में से माइनस नहीं होंगे, बस ये बात ध्यान देना। ये हमने सेक्शन 57 की प्रोविजो की थी। फिर ये प्रोविजो करने के बाद अगला पॉइंट हमने एक और किया था, अगर डिविडेंड मिलेगा किसी भी एनआर को, अगर डिविडेंड मिलेगा किसी भी एनआर को, तो उस केस में फ्लैट आपका एप्लीकेबल होगा, 20%, कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, बस ये बात ध्यान दो। फिर एक सेक्शन हमने किया एटीएम। एटीएम मैंने कहा था जहां पे डबल टैक्सेशन हुआ, इवन ट्रिपल टैक्सेशन कई बार हो जाता है, तो गवर्नमेंट कहती है उस केस में एटीएम का बेनिफिट मिलेगा। पहली बात, एटीएम किसके हाथ में एप्लीकेबल होगा, ओनली इन दी हैंड्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, नॉट फॉर फॉरेन कंपनी। अगर डोमेस्टिक कंपनी को डिविडेंड मिल रहा है डोमेस्टिक कंपनी से, फॉरेन कंपनी से, या किसी आपके ट्रस्ट से, तो गवर्नमेंट कहते हैं जब इनको डिविडेंड मिलेगा और जब ये आगे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जब इनको डिविडेंड मिलेगा, जब ये आगे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो गवर्नमेंट कह रही है उस केस में जो भी इनको डिविडेंड मिला, जो इनको डिविडेंड मिला और जो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, विच एवर इज लेस जो होगा ना, वो उतने की डिडक्शन क्लेम कर लेंगे एटीएम के अंदर, और बैलेंस इनके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। मिताली ने कल क्वेश्चन ये पूछा था कि सर आपने ना यहाँ पे आपने बोला भाई जितना डिविडेंड मिलेगा वो, और जो आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो, विच एवर इज लेस की डिडक्शन मिलेगी, बट हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि जब हम डिडक्शन देने की बात कर रहे हैं तो हम डिविडेंड रिसीव में से पहले हम इंटरेस्ट माइनस कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम चेक कर रहे हैं भाई कितना डिविडेंड मिला, तो क्या हमें ग्रोस डिविडेंड चेक नहीं कर रहा? मिताली मेरा आपसे क्वेश्चन है, एक बात मैंने सोच के बोला, एटीएम जो है वो इंटरनल डिडक्शन है एक्सटर्नल है? एक्सटर्नल है। और एक्सटर्नल डिडक्शन जो मिलती है ना वो किस में से मिलती है, ऑलवेज ग्रोस टोटल इनकम में से मिलती है।
तो डिडक्शन जो मिलेगी हमेशा इंटरनल डिडक्शन माइनस करने के बाद मिलेगी, बस ये बात ध्यान दो। तो यहाँ पे जो इन्होंने डिविडेंड रिसीव वर्ड लिखा है ना, तो वो ऑब्वियस सी बात है, डिविडेंड रिसीव का मतलब है कि डिडक्शन माइनस करने के बाद, मतलब जो इंटरेस्ट वाला खर्चा है उसको माइनस करने के बाद कितना है। अब अगर आप उसको माइनस नहीं करोगे फिर तो प्रोविजन ही गलत हो जाएगा, फिर तो बिल्कुल लॉजिक ही गलत हो जाएंगे। तो ऑलवेज ये बात ध्यान देना कि जब भी इंटरेस्ट रिसीव होगा उस सॉरी अगर डिविडेंड रिसीव होगा उसके लिए कोई भी इंटरेस्ट खर्चा किया होगा, माइनस करने के बाद चेक करोगे वो डिविडेंड रिसीव कितना है। ठीक है जी, क्योंकि आपकी एक्सटर्नल डिडक्शन है। एक्सटर्नल डिडक्शन किस में से मिलती है, जो आपकी नेट इनकम होती है, मतलब खर्चे माइनस करने के बाद जो इनकम निकल के आएगी ना उसके बेस पे हम चेक करते हैं। ठीक है, ये हमारा एटीएम हो गया। उसके बाद फिर हमने 194 टीडीएस का किया रही। अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, किसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, किसी को भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, बट वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, तो उस केस में गवर्नमेंट कहते हैं कि 10% से टीडीएस काटना पड़ेगा, और कुछ केस में 7.5% हो जाएगा। बट अगर डिविडेंड लेने वाला इंडिविजुअल है, उसको डिविडेंड मिल रहा है कैश में, फिर तो भैया टीडीएस कटेगा। बट अगर अदर देन कैश में है और 5000 तक है, उस केस में टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये सारी बात हमने टीडीएस के लॉ में की थी। फिर ये पॉइंट कंप्लीट करने के बाद एक हमने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की थी। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये बात कहती थी वैसे तो डिविडेंड की इनकम अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है, बट अगर आपने शेयर होल्ड किए हैं स्टॉक इन ट्रेड की तरह, अगर वहां से डिविडेंड आएगा तो सेट ऑफ पर्पस के लिए, मतलब लो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड पर्पस के लिए, उस डिविडेंड की इनकम को बिजनेस की इनकम मान के तुम लो सेट ऑफ कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कहती है। ठीक है जी, तो ये सारी बातें अभी तक हमने कंप्लीट की हैं। अब एक हमारा प्रोविजन बस मेनली ये वाला पेंडिंग बचा हुआ है कि अगर फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिलेगा उस केस में क्या होगा, बस ये प्रोविजन हमारा बैलेंस बचा हुआ है। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं जी। अब अगर कोई डिविडेंड फॉरेन कंपनी से मिलेगा ना, पहली बात तो ये समझ लो उसमें कोई चेंज नहीं है, मतलब जो आपके चेंजेस आए हैं वो सिर्फ उस केस में आए हैं कि अगर डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिलेगा उस केस में क्या होगा। अगर कोई डिविडेंड आपको फॉरेन कंपनी से मिलेगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर कोई डिविडेंड आपको फॉरेन कंपनी से मिलेगा, पहले भी लो सेम था, आज भी लो सेम है। अब गवर्नमेंट ये बात कहती रही, पहली बात, अगर फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिलेगा तो सीडीटी कॉन्सेप्ट तो पहले भी एप्लीकेबल नहीं था, आज भी एप्लीकेबल नहीं है, ये बात ध्यान देना। फॉरेन कंपनी से मिलने वाला डिविडेंड पहले भी शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल था, आज भी शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है। अब एक बच्चा कहता है सर अगर फॉरेन कंपनी से मिलने वाला डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा तो किस रेट से होगा, वही नॉर्मल रेट से होगा। अगर मैं इंडिविजुअल हूं तो स्लैब रेट से होगा, अगर कोई कंपनी है तो कंपनी के नॉर्मल रेट कंपनी के हाथ में होंगे, वो रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। बट बट आपको ध्यान आ रहा हो, आपने एग्जीक्यूटिव में एक सेक्शन क्या था, 115 बीबीडी। 115 बीबीडी ये बात कहता है कि अगर फॉरेन कंपनी इंडिविजुअल को डिविडेंड दे रही है तो इंडिविजुअल के हाथ में स्लैब रेट लगेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट अगर फॉरेन कंपनी, दोबारा बोलूंगा जी, अगर फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी को डिविडेंड दे रही है तो उस इंडियन कंपनी के हाथ में टैक्स रेट एप्लीकेबल क्या होगा, वो चेक करना पड़ेगा कि उस इंडियन कंपनी को हम स्पेसिफाइड कंपनी में कवर करते हैं नहीं कवर करते। अब मुझे मिताली ने क्वेश्चन पूछा, मिताली कहती सर ये स्पेसिफाइड कंपनी क्या होता है। याद करो मिताली, आपने एग्जीक्यूटिव के अंदर पढ़ा होगा कि अगर कोई इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी में 26% या मोर अगर वोटिंग पावर होल्ड करती है ना, तो वो कंपनी बन जाती है स्पेसिफाइड इंडियन कंपनी। मैं दोबारा बोलूंगा, अगर कोई इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी में अगर 26% या मोर अगर वोटिंग पावर होल्ड करेगी, वो कंपनी बन जाएगी स्पेसिफाइड इंडियन कंपनी। और उस कंपनी के हाथ में गवर्नमेंट कहती है डिविडेंड जो टैक्सेबल करेंगे ना 15% से करेंगे, नॉर्मल रेट से नहीं करेंगे। बट अगर इंडियन कंपनी 26% से कम होल्ड करती है, फिर इंडियन कंपनी के हाथ में जो नॉर्मल 30% रेट एप्लीकेबल होगा वही एप्लीकेबल होगा जी। तो एक बार चेक करो, देखो यहाँ पे क्या लिखा है जी, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। वो कह रहे हैं वेयर द टोटल डिविडेंड ऑफ एन एसएससी बिंग एन इंडियन कंपनी इंक्लूड एनी इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर डिस्ट्रीब्यूट और पेड बाय स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी, द इनकम टैक्स पेबल शैल बी एग्रीगेट। किस रेट से पे करेंगे, एट द रेट ऑफ 15%, और जो बाकी इनकम होगी उस पर नॉर्मल रेट से पे करेंगे। अब वो कह रहे हैं नोट विल स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट, बहुत ध्यान सुना जी, नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर और अलाउंस शैल बी अलाउड टू द सेसी। मतलब अगर फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिलेगा, प्लीज ध्यान सुना जी, अब जो हमने सेक्शन 57 की प्रोविजो की है ना, जो हमने सेक्शन 57 की प्रोविजो की है इंटरेस्ट का डिडक्शन वाला, वो फॉरेन कंपनी वाले केस में एप्लीकेबल नहीं है, डोमेस्टिक कंपनी वाले केस में एप्लीकेबल है। मतलब अगर मुझे डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिलेगा, अगर मैंने मान लो इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंड बोरो किए, उस पर इंटरेस्ट पे करूंगा तो मुझे डिडक्शन मिल जाएगी।
बट अगर वही डिविडेंड मुझे फॉरेन कंपनी से मिलेगा, उस डिविडेंड को अर्न करने के लिए मैंने जो इंटरेस्ट पे किया होगा, ये गवर्नमेंट कहती है जी 115 बीबीडी कहता आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। एक बार चेक करो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट, नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर और अलाउंस शैल बी अलाउड टू दिस एसई अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इन कंप्यूटिंग इट्स इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड रेफर टू इन सबसेक्शन 1। अब आगे देखना जी, स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी क्या कह रहे हैं, मींस ए फॉरेन कंपनी इन विच इंडियन कंपनी होल्ड 26% और मोर नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। मतलब वो स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी हम उसको बोलेंगे जी अगर इंडियन कंपनी ने उस कंपनी में, अगर इंडियन कंपनी ने उस कंपनी में 26% या मोर अगर वोटिंग पावर होल्ड किए होंगे तो बन जाएगी वो स्पेसिफाइड कंपनी। उस केस में इंडियन कंपनी के हाथ में टैक्स रेट जो लगेगा 15% लगेगा, बट जो डिविडेंड मिलेगा उसमें कोई भी एक्सपेंडिचर की डिडक्शन माइनस नहीं होगी, बस ये बात ध्यान देना। अच्छा अब देखता हूं जी आपने बेयर एक्ट पढ़ा कैसे है, अब देखता हूं आपने बेयर एक्ट पढ़ा कैसे है। एक बात मुझे सोच के बताना जी, एक बात मुझे सोच के बताना, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अच्छा ये अभी होमवर्क हमारा बचा हुआ है, चलो पहले अभी होमवर्क कर लेंगे एक बार, पहले 115 बीबीडी कर लें, उसके बाद फिर होमवर्क कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मुझे बहुत बढ़िया डायग्राम भी बनवाना है आपको, और डायग्राम में पूरा डायग्राम बनवा दूंगा जबरदस्त तरीके का कि अगर इंडियन कंपनी से मिलेगा क्या लो बनेगा, फॉरेन कंपनी से मिलेगा क्या लो बनेगा, कंप्लीट डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, और एक ऐसा डायग्राम कि आपको डिविडेंड के लो में कभी डाउट आ ही नहीं सकता। ठीक है, बट हमें सरचार्ज वाला कॉन्सेप्ट भी करना है आज। ठीक है, तो आज हमें डिविडेंड का लो पूरा कंप्लीट करना है जी। फिर नेक्स्ट क्लास से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आज हम चैप्टर नंबर 4 पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो पहले इस पे आता हूं जी। अब यहाँ पे ना एक बात में सोच के बताना, एक बात सोच के बताओ। अब मैंने बोला जी अगर मान लो कोई फॉरेन कंपनी है, इधर देखो ध्यान से, अगर मान लो कोई भी फॉरेन कंपनी है, ठीक है जी, कोई फॉरेन कंपनी है। अब अगर फॉरेन कंपनी डिविडेंड दे रही है तो दो केस कर रहा हूं जी, या तो वो डिविडेंड दे रही है जी इंडियन कंपनी को, और या वो डिविडेंड दे रही है अदर्स को, पहली बात तो ये। अब अगर वो डिविडेंड अदर्स को दे रही है ना तो इस केस में इनके हाथ में टैक्सेबल होगा, ये बात तो क्लियर है। किस रेट से, जो इनके नॉर्मल रेट होंगे उस रेट से टैक्सेबल होगा, ये भी बात क्लियर है। अगर वो दे रही है इंडियन कंपनी को, इसके अब दो केस होंगे जी। अब एक ऐसी इंडियन कंपनी जिसने इस फॉरेन कंपनी में 26 और मोर होल्ड की है, तो फिर तो गवर्नमेंट कह रही है 115 बीबीडी जो होगा इसके हाथ में एप्लीकेबल हो जाएगा। बट अगर ऐसी इंडियन कंपनी जिसने इस फॉरेन कंपनी में 26 और मोर होल्ड नहीं किए, उस केस में 115 बीबीडी एप्लीकेबल नहीं होगा। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर फॉरेन कंपनी डिविडेंड दे रही है, प्लीज ध्यान सुनना, अगर फॉरेन कंपनी डिविडेंड दे रही है तो क्या गवर्नमेंट ये कह रही है कि इंटरेस्ट की डिडक्शन किसी भी केस में नहीं मिलेगी, या 115 बीबीडी वाले केस में नहीं मिलेगी, 115 बीबीडी वाले केस में नहीं मिलेगी। सर 115 बीबीडी में गवर्नमेंट कहना चाह रही है कि कोई भी एक्सपेंडिचर की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जब रेट ऑफ टैक्स ही 15% है, जब हमने टैक्स रेट ही कम कर दिया तो हम इंटरेस्ट का बेनिफिट तुम्हें क्यों दें। भाई सिंपल सी बात है, हमने अगर रेट ऑफ टैक्स कम कर दिया तो फिर पूरा फ्लैट रेट लगेगा, उसमें कोई भी तुम इंटरेस्ट वाला खर्चा माइनस नहीं कर पाओगे। बट हाँ अगर डिविडेंड मिल रहा है, अगर डिविडेंड मिल रहा है ऐसे लोगों को जो 115 बीबीडी में कवर नहीं होते, मतलब इनको मिल रहा है या अदर्स को मिल रहा है, फिर अगर इन्होंने इंटरेस्ट वाला खर्चा किया होगा ना उसकी वो डिडक्शन क्लेम कर लेंगे, बस ये बात ध्यान देना। अब देखता हूं आपने बेयर लॉ पढ़ा कैसे है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है जी, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अब देखना आप गलती कैसे करोगे, जो बच्चे प्रोविजन सही ढंग से नहीं पढ़ रहे ना, देखना वो गलती कैसे करेंगे। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, एक फॉरेन कंपनी है, प्लीज ध्यान सुनना जी, एक फॉरेन कंपनी है और एक ये इंडियन कंपनी है। अब प्लीज ध्यान सुना रही, फॉरेन कंपनी ने इंडियन कंपनी को डिविडेंड दिया, फॉरेन कंपनी ने इंडियन कंपनी को डिविडेंड दिया, और इंडियन कंपनी ने इस फॉरेन कंपनी में ना मान लो 30% की वोटिंग पावर होल्ड की है। इसने इसको डिविडेंड दिया और इस कंपनी ने इस कंपनी में 30% की वोटिंग पावर होल्ड की है, और फिर ये इंडियन कंपनी अपने शेयर होल्डर को आगे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। और इस डिविडेंड को कमाने के लिए, इस डिविडेंड को कमाने के लिए इस इंडियन कंपनी ने इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर भी की है। अब सोच समझ के बोलना जी, जब ये डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी निकालूंगा तो पहली बात, क्या ये इंटरेस्ट वाला खर्चा माइनस करूंगा, आंसर इज नो, ये बात तो क्लियर है, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि 115 बीबीडी में कवर हो गया 26% और मोर अगर वोटिंग पावर होगी तो 115 बीबीडी इसके ऊपर एप्लीकेबल हो गया। बट क्या ये इंडियन कंपनी, सोच के बोला, क्या ये इंडियन कंपनी 80M की डिडक्शन क्लेम कर सकती है?
सर 80M में क्या लिखा था कि अगर कोई इंडियन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, किसी डोमेस्टिक कंपनी से किसी फॉरेन कंपनी से भी डिविडेंड लेगी और आगे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी, उस केस में 80M मिल जाएगा। मेरे सवालों का जवाब दो। इस इंडियन कंपनी पे 115 बीबीडी लग रहा है, हाँ जी, इस इंडियन कंपनी पे जी 115 बीबीडी लग रहा है। और अगर इस इंडियन कंपनी पे 115 बीबीडी लग रहा है तो क्या इस कंपनी को 80M मिलेगा, नहीं मिलेगा? मैं आपके सामने दोबारा से बेरेक्ट खोल देता हूं जी, ताकि आपको ये ना लगे जी बेरेक्ट हमें दिखाया नहीं था। ये बेरेक्ट आपके सामने है। क्या 80M की डिडक्शन ये इंडियन कंपनी ले पाएगी, नहीं ले पाएगी? जो कह रहे हैं सर डिडक्शन ले पाएगी, प्लीज ये हैंड रेस करो जी। जो कह रहे हैं सर डिडक्शन ले पाएगी, बिल्कुल ले पाएगी, प्लीज हैंड रेस करो। और जो कह रहे हैं नहीं ले पाएगी, मेजोरिटी बच्चे हैं जो कह रहे हैं नहीं ले पाएगी, और जिन्होंने भी कहा नहीं ले पाएगी, दैट इज इनकरेक्ट आंसर। सर एक बात मुझे सोच के बताओ, लाइन क्या लिखी है? लाइन क्या लिखी है? नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर। सर एक्सपेंडिचर की डिडक्शन नहीं मिलेगी। एक्सपेंडिचर मींस जो इंटरेस्ट वाला खर्चा है, जो 80M का बेनिफिट है वो क्लेम कर सकते हैं, बस ये बात ध्यान देना। तो मुझे पता था आप ये गलती करोगे, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता तो आप तो एक लाइन रट के चले जाते कि भैया अगर 115 बीबीडी में कवर हो गए तो डिडक्शन मिलती ही नहीं। सर डिडक्शन एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, और जो हमने डिविडेंड लिया, आगे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, तो 80M जो है वो एक्सपेंडिचर का थोड़ा है। ये किसकी बात कर रहा है? इंटरनल डिडक्शन। और मैं किसकी बात कर रहा हूं? एक्सटर्नल की। तो बस ये बात ध्यान देना कि 115 बीबीडी जिन डोमेस्टिक कंपनी के हाथ में लगेगा, उस केस में गवर्नमेंट कह रही है एक्सपेंडिचर की डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये बात ध्यान देना भाई, जो आपका 80M है, 80M जो है ना, उसका बेनिफिट आप क्लेम कर सकते हो, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है जी। तो कंक्लूजन का निकल क्या रहा है? कंक्लूजन निकल के आ रहा है जी, अगर फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिलेगा तो नॉर्मल टैक्सेबल होगा जी, जो उनके रेट होंगे उस रेट से टैक्सेबल होगा। बट अगर इंडियन कंपनी को मिल रहा है और वो स्पेसिफाइड कंपनी में कवर हो जाते हैं, उस केस में लगेगा 15%, और बाकी जो भी केस होंगे वहां नॉर्मल रेट लगेगा। बट जहां 115 बीबीडी लगेगा वहां कोई भी इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलेगी, बस ये बात ध्यान देना। बट 80M जो है, 80M जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा, ये बात ध्यान दो। ठीक है। और अगर फॉरेन कंपनी, अगर फॉरेन कंपनी ऐसी इंडियन कंपनी को डिविडेंड दे रही है जिसका 26% से या उससे कम, मतलब 26% से कम वोटिंग पावर है, तो फिर उस इंडियन कंपनी के हाथ में जो नॉर्मल रेट होंगे ना, वो नॉर्मल रेट एप्लीकेबल हो जाएंगे, बात ध्यान। ठीक है। तो अब जाके ये 115 बीबीडी जो है ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। ये ऑलरेडी आपने एग्जीक्यूट के अंदर पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है। और मैं इसके अंदर बस आपको मेन पॉइंट जो ध्यान देने वाला है ना, मेन पॉइंट बस वो ये ध्यान देने वाला है कि भैया 80M जो नया सेक्शन आया है, 115 बीबीडी, कई बच्चे ये रटके ना बैठ जाएं कि वहां 80M नहीं मिलेगा। 100% यस मिलेगा, क्योंकि खर्चे माइनस करने से मना किया है, डिडक्शन जो एक्सटर्नल होती हैं वो देने से मना नहीं किया। तो 80M जो है इस केस में बिल्कुल एप्लीकेबल होगा, बस ये बात ध्यान देना। ये बात क्लियर है जी? ये हमारा है जी 115 बीबीडी। ठीक है। आओ जी, अब आओ, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, थोड़ा होमवर्क में नजर डाल लेते हैं जी, थोड़ा होमवर्क में नजर डाल लें। ये आपका है जी होमवर्क, ये लो जी। ये होमवर्क है जी, एग्जाम्पल नंबर 1 है, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4 और केस नंबर 5। केस नंबर 1, 2, 3, 4 जो हैं वो तो एक्स है, रेजिडेंट है जी, एज उनकी 60 साल है। अब अगर एज 60 साल है, ये बात तो क्लियर है कि लिमिट जो होगी वो 3 लाख वाली एप्लीकेबल होगी, 2.5 लाख वाली एप्लीकेबल नहीं होगी। लिमिट जो होगी वो 3 लाख वाली एप्लीकेबल होगी, 2.5 लाख वाली एप्लीकेबल नहीं होगी। और जो केस नंबर 5 है, अच्छा, 3 लाख वाली भी एप्लीकेबल तब होगी जब वो नॉर्मल स्कीम फॉलो करेगा। अगर 115 बीएससी फॉलो करेगा तो उस केस में तो 2.5 लाख की लिमिट है। और अगर 115 बा की बात करूंगा तो भैया फ्लैट रेट लगेगा 22%। फ्लैट रेट लगेगा 22%, प्लस में 10% सरचार्ज, प्लस में 4% सेस, उसके बेस पे आंसर आएगा जी। बताओ जी, 1 बाय 1 चलते हैं, 1 बाय 1 चलते हैं। डिविडेंड मिल रहा है डोमेस्टिक कंपनी से 24 लाख रुपए का। इस डिविडेंड को कमाने के लिए, इस डिविडेंड को अर्न करने के लिए मैंने 5,50,000 रुपए इंटरेस्ट खर्चा किया, अदर खर्चे के 1 लाख रुपए। पहली बात तो अदर खर्चे ना मैं हर केस में क्रॉस कर रहा हूं, क्योंकि अदर खर्चे की डिडक्शन मिलती नहीं, मतलब अदर खर्चे की कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, मैंने क्रॉस कर दी। अब एक बार सोच के बोला, अगर इंटरेस्ट खर्चा 5,50,000 रुपए है तो क्या ये सारा अलाउड होगा? गवर्नमेंट कहती नहीं, जितना तुमने इंटरेस्ट खर्चा किया या तो वो, या डिविडेंड का 20%। अब अगर डिविडेंड 24 लाख रुपए है
उसका 20% निकालूंगा, 4,80,000 पे आ गया। अब 4,80,000 पे और 5.5 लाख रुपए, विच एवर इज लेस। बोल दो सर, बोलो ना क्या हो गया। 4,80,000 पे और 5.5 लाख रुपए, विच एवर इज लेस। तो लेस क्या बनेगा 4,80,000 पे? तो 24 लाख में से मैं 4,80,000 माइनस करूंगा तो आएगा जी 19,20,000 पे इनकम निकल के आएगी। इसकी इनकम आएगी जी 19,20,000। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? सही है सबका जी? आकांक्षा, मिताली, कोमल, नेहा, कनिका, कनक और उर्मी और उर्मिला और मीरा और कृष्णा, सबका सही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ओमकार, आजकल आप होमवर्क नहीं भेज रहे, क्या हो गया ओमकार आपको? ओमकार हो गया, अभिषेक हो गया, बहुत कम बच्चे होमवर्क भेज रहे हैं। मतलब क्या मतलब, आप ये नाराज होके बैठ जाओगे कि सर नाम तो लेते नहीं, होमवर्क भेजें क्यों? मतलब अब नाम के चक्कर में होमवर्क भेजोगे? सर ये होमवर्क आपने अपने लिए भेजना है। तो जो जो बच्चे पहले होमवर्क भेजते थे अब होमवर्क नहीं भेज रहे, ये बहुत गलत बात है सर। ये बहुत गलत बात है, फिर ऐसे मजा नहीं आएगा गेम खेलने का। और धीरे धीरे बच्चे डे बाय डे कम होते जा रहे हैं। तो इट मीन्स या तो आप क्लास सही टाइम पे देख नहीं रहे या पीछे हटते जा रहे हो आप, कि आराम से देख लेंगे, और अगर देख भी ली तो होमवर्क हम क्यों भेजें, हमारा नाम तो आता ही नहीं है। ठीक है जी? तो यहाँ पे इनकम कितनी आएगी जी? 19,20,000 पे। अगला देखो जी, अगला यहाँ पे। अच्छा एक बात मैंने बोलना, अगर मैं 115 बीएससी लूंगा, अगर 115 बीएससी लूंगा, तो 115 बीएससी तो नई वाली स्कीम है। क्या नए वाले स्कीम में इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है नहीं मिलती? सोच समझ के बोलो, क्या नए वाले स्कीम में इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है नहीं मिलती? बिल्कुल मिलती है जी। नए वाले स्कीम में इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा, बस ये बात ध्यान देना। अब कितना मिलेगा? वही सेम, जितना इंटरेस्ट है वो, या 20% बीच एवरेज लेस। अब अगर मैं इंटरेस्ट 180 है, अगर इंटरेस्ट 180 है और अगर मैं इसका 20% निकालता हूं, तो 11,50,000 का 20% 2,30,000 पे, और इंटरेस्ट कितना पे किया 180, तो माइनस कितना होगा? 180 ही माइनस होगा, क्योंकि लेस वाला माइनस होगा। तो 11,50 में से 180 अगर माइनस कर दूंगा तो इनकम आएगी जी 9,70,000। लो जी यहाँ पे इनकम आ गई 9,70,000। उम्मीद करूंगा सबका सही है जी। उसके बाद फिर आगे देखो जी, अब यहाँ पे 12,20,000 पे 2,90,000 पे इंटरेस्ट पे किया। अब अगर 12,20,000 का 20% अगर मैं निकालता हूं, कितना आ रहा है? 2,44,000, 2,44,000। सर अगर 12,20 का 20 निकालू 244 आ रहा है। अब 244 और 290, विच एवर इज लेस, क्या हो गया? 244 हो गया। तो 12,20 में से 244, 9,76,000 जो है, 9,76,000 जो है, ये आपकी डिडक्शन मिल जाएगी। 9,76,000 जो है ये आपको मतलब टोटल टोटल इनकम आएगी आपकी, डिडक्शन माइनस करने के बाद। यहां पर भी आपने 115 बीएससी फॉलो की है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंटरेस्ट का बेनिफिट तो मिलेगा। उसके बाद आ जाओ जी, नॉर्मल स्कीम है 8,40,000 पे, 8,40,000 पे का 20% कितना निकल के आ रही? 1,68,000 पे। इंटरेस्ट है 2,20,000 पे, विच एवरेज लेस क्या बनेगा? 168। इसमें से अगर 840 माइनस कर दूंगा तो 6,72,000 की मेरी आपकी यहाँ पे इनकम निकल के आएगी। और लास्ट वाले केस में ध्यान रखना, लास्ट वाले केस में यहां पे 115 बा लिया जी। 115 बा में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा था कि इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलेगी, और कहीं पर भी ये भी लिखा था कि एटीएम नहीं मिलेगा। एटीएम मिल जाता है जी। याद करो, मैंने कंपनी वाले केस में आपको लिखवाया था कि एटीएम आपको मिल जाएगा, जो नया सेक्शन है। तो एटीएम आप हर केस में क्लेम कर सकते हो, चाहे नॉर्मल स्कीम फॉलो करो चाहे 115 बा फॉलो करो, तो एटीएम यहां भी मिलेगा। अब यहां पे चेक करते हैं पहले तो, 40 लाख का 20% कितना आ गया जी? 8 लाख आ गया। और इंटरेस्ट कितना? 6,80,000, विच एवरेज लेस क्या बनेगा? 680 बनेगा। तो 40 लाख में से 680 ये आ गया जी 33,20,000। 33,20,000 आ गया। और आगे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कितना किया? 20 लाख किया। तो डिडक्शन कितने की मिलेगी? विच एवरेज लेस, तो कितने की मिलेगी? 20 लाख की मिलेगी। और अगर डिडक्शन 20 लाख की मिलेगी तो नेट इनकम जो आएगी 115 बाकी 13,20,000 जो होगा, ये आपकी नेट इनकम निकल के आ जाएगी। अब मैं उम्मीद करूंगा जी ये सबके टोटल इनकम तो सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है टोटल इनकम में? अच्छा, अगर अब ये टोटल इनकम निकल के आ रही है, अब बात करते हैं टैक्स निकालने की। यहाँ नॉर्मल स्कीम फॉलो की है, 19,20,000 पे है जी। 10 लाख से कितनी ज्यादा है जी? 9,20,000। 9,20,000 का 30% प्लस में 1,12,500। जल्दी बोल दो, 1,12,500 करूंगा, 1,10,000 करूंगा? 1,10,000 करूंगा सर। नॉर्मल स्कीम में एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख की मिलेगी, क्योंकि एज आपकी 60 साल है। और अगर एज आपकी 60 साल है, अगर 3 लाख की लिमिट लेके चलूंगा तो 10 लाख तक टैक्स आएगा, 1,10,000। तो 9,20,000 का 30% प्लस में 1,10,000 प्लस में 4% सेस, तो इसका आंसर आएगा
01440, ये इसका फाइनल टैक्स आएगा जी। उम्मीद करूंगा आप सबका सेम आंसर आ रहा होगा जी। 401440, ये आपका फाइनल टैक्स आएगा जी 19,20,000 रुपए के ऊपर। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद अब आ जाओ जी 970। अब 970 है 115 BAC। तो अगर 970 115 BAC है तो 7.5 लाख से ज्यादा 10 लाख तक मेरे ख्याल से लगेगा आपका। 10 से 12 20 25 15% लगेगा जी। हाँ, 7.5 लाख से ऊपर हो गया, 10 लाख तक हो गया 15%। तो 9,70,000 है, माइनस में 7.5 लाख, 2,20,000, इसका हो गया जी 15%। फिर 2.5 लाख का 10%, और फिर 2.5 लाख का 5%। तो ये हो गया जी 70,500 प्लस में 4% सेस। तो आएगा 73320। मेरे ख्याल से ये आंसर निकल के आएगा जी 73320। एक बार दोबारा बोल रहा हूँ जी। 7.5 लाख से ऊपर की इनकम है, 10 लाख तक है 15% है। फिर 5 लाख से ऊपर है 7.5 लाख तक है, उस केस में 10% है। और अगर 2.5 लाख से ऊपर होगी 5 लाख तक होगी, उस केस में क्या लगेगा 5% लगेगा। तो 5, 10, 15 उस बेस पे टैक्स कैलकुलेट करके 4% आपने सेट कर लिया, आपका आंसर निकल के आ गया। अच्छा, अगला है 976। इसमें भी क्या लगेगा 115 BAC लगेगा। तो 976 है, 7.5 लाख से कितनी ज्यादा है 226, उसका लगा दोगे आप 15%, और फिर 2.5 लाख का 10%, और फिर 2.5 लाख का 5% हो गया। ये हो गया जी 71,400 प्लस में 4% सेस हो गया। ये हो गया 74256 आ रहा है, इसको मैं 260 करूंगा जी। एक बार मैं आंसर देख लूं आपके इतने ही आ रहे हैं। कुछ बच्चों ने मुझे होमवर्क भेजा था ना, तो उनके देख लेता हूँ मेरे आंसर मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। क्योंकि मेरे सामने तो कैमरा बैठा है नालायक। ठीक है, अब कैमरा तो कुछ बोलता नहीं, कह रहा करते जाओ, गलत करते जाओ, हमारा क्या। 74256, ओके। और 73120, ओके। 401440, ठीक है जी। ये तीनों हमारे सही है। अगला 672 है जी। अब अगला 672 है, नॉर्मल स्कीम है। तो 5 लाख से कितने ज्यादा है नहीं 172, उसका लगा दोगे 20%। ठीक है जी। उसके बाद फिर आपका रह गया 2.5 लाख, नहीं सॉरी 2 लाख, क्योंकि 3 लाख तो एग्जाम्प्ट है ना, एज आपकी 60 साल है। तो 2 लाख का 10%, सॉरी 5% हो गया 10,000। तो ये हो गया जी 44,400 में 4% अगर सेस जोड़ोगे तो 46,176। ये आंसर आ गया जी 46,176 की बजाय 180। राउंड ऑफ करने के बाद आपका आएगा जी 46,180, ये आंसर निकल के आएगा। और ये 13,20,000 है, इसका तो डायरेक्टली 22% प्लस में 10% सरचार्ज प्लस में 4% सेस, क्योंकि सरचार्ज तो आपका हर केस में एप्लीकेबल होगा। तो 13,20,000 का 22% प्लस में 10% प्लस में 4%, तो आंसर आएगा जी आपका, ये आएगा 3322। और ये 20, क्योंकि 17 आ रहा है, राउंड ऑफ करने के बाद 20 हो जाएगा, ये आपका फाइनल टैक्स आएगा जी। तो मैं उम्मीद करूंगा 90% से ऊपर बच्चे, तो जितने बच्चों के देखे हैं मैंने ऑलमोस्ट सबके सेम आंसर हैं। एक दो बच्चे होंगे जो थोड़े बहुत गलती कर चुके होंगे, बट एक बार चेक कर लेना आपने गलती की कहाँ पे है। तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको डिविडेंड के टैक्सेशन में कोई दिक्कत आ रही है जी। किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो प्लीज बताओ सर, क्योंकि आपके एग्जाम में कंफर्म, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बन सकता है और कंफर्म वाला बनेगा। और अगर यहां से नहीं बनेगा तो फिर वो सरचार्ज वाला बनेगा। ठीक है, फिर वो सरचार्ज वाला बनेगा। ये अब यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का। ऐसा करते हैं, अब पहले ना इसका डायग्राम बना लेते हैं। मतलब पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, ताकि ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा पूरा पैकअप हो जाए, फिर हम लास्ट कॉन्सेप्ट जो करेंगे सरचार्ज वाला उसको हम स्टार्ट कर देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो पहले अब ये डायग्राम बनाना बिल्कुल ब्लैंक पेज पे जी, बिल्कुल ब्लैंक पेज पे, और हो सके तो हॉरिजॉन्टल बना लेना। हो सके तो हॉरिजॉन्टल बना लेना सर। कुछ डायग्राम ऐसे होते हैं जो पूरे चैप्टर की समरी होते हैं, ये उसमें से एक होगा जी। ये उसमें से एक होगा कि डिविडेंड की टैक्सेशन जो भी आपने अभी तक पढ़ी है, मैं कोशिश करूंगा इस डायग्राम में बिल्कुल कंसाइज कर दूं। ठीक है, आओ जी, हेडिंग डालो यहाँ पे, समरी डायग्राम, हेडिंग डालो समरी डायग्राम ओ टैक्सेशन ऑफ
डिविडेंड। समरी डायग्राम ऑफ टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड। अब ये लो जी, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम दो किस हैं जी, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी। ठीक है जी, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी या तो होगा फॉरेन कंपनी से। अब अगर डिविडेंड मिल रहा है डोमेस्टिक कंपनी से, अब लिखो जी यहाँ पे, अगर डोमेस्टिक कंपनी से मिल रहा है, टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स एज पर देयर रिस्पेक्टिव रेट्स। समझ गए ना, रिस्पेक्टिव रेट्स का मतलब क्या है? रिस्पेक्टिव रेट्स मींस जो जो उनके रेट्स होंगे ना, जो जो उनके रेट होंगे उसके बेस पे एप्लीकेबल होगा। मैं ये नहीं कह रहा हर केस में स्लैब रेट लगेगा, मैं ये नहीं कह रहा हर केस में 30% लगेगा, जो भी उनके रिस्पेक्टिव रेट्स होंगे उसके बेस पे लगेगा जी। मैं लिख भी देता हूँ, कई बच्चे नालायक हैं मुझे पता है, वो रटने वाले हैं, तो लिख लो यहाँ पे, एग्जाम्पल स्लैब रेट इन स्लैब रेट इन हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल और 30% इन हैंड्स ऑफ फर्म और 25, 30, 22% इन हैंड्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी एटसेट्रा। मतलब जो भी इनके रिस्पेक्टिव रेट्स होंगे ना, जो भी इनके रिस्पेक्टिव रेट्स होंगे उसके बेस पे एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके बाद जी, नो सीडीटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल इन हैंड्स ऑफ पेयर कंपनी। मतलब जो पेयर कंपनी होगी, जो डिविडेंड दे रही है, जो डिविडेंड दे रही है उसके हाथ में सीडीटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा जी। अब वो रिमूव हो चुका है, अब वो इनएक्टिव हो चुका है जी, उसके हाथ में कोई भी सीडीटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद जी, नो डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर अलाउड फ्रॉम डिविडेंड रिसीव एक्सेप्ट इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर। मतलब जो डिविडेंड रिसीव किया उसमें से कोई भी डिडक्शन आपको अलाउड नहीं होगी, सिर्फ इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर को छोड़ के। मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिलेगी और कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, एक्सपेंडिचर की बात ध्यान देना। अगला जी, पेयर कंपनी विल डिडक्ट टीडीएस
अंडर सेक्शन 194 इफ पे इज रेजिडेंट। अंडर सेक्शन 194 इफ पे इज रेजिडेंट सब्जेक्ट टू अदर कंडीशन मेंशन अंडर सेक्शन 194। ठीक है, सब्जेक्ट टू अदर कंडीशन मेंशन अंडर सेक्शन 194 की जो पेयर है वो टीडीएस डिडक्ट करेगा अगर पे रेजिडेंट है, और बाकी कुछ कंडीशन है ना, कंडीशन कह रही है अगर वो कैश में होगा तो स्टार्टिंग से करेगा, अदर देन कैश में है तो उसके इसमें 5000 तक की लिमिट है। वो सारी बातें जो आपकी बाकी कंडीशंस होंगी वो एप्लीकेबल हो जाएंगी। उसके बाद जी, उसके बाद अच्छा, टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर एज पर देयर रिस्पेक्टिव रेट्स। अब यहां लिख लेना एक्सेप्ट, एक्सेप्ट इन केस ऑफ एनआर। क्योंकि मैंने कहा ना एनआर वाले तो हर केस में 20% टैक्सेबिलिटी आएगी, एनआर वाले तो हर केस में 20% टैक्सेबिलिटी आएगी, जबकि इंडिविजुअल में स्लैब रेट है। गवर्नमेंट करी, हमने एनआर वाले केस में रेट फिक्स कर दिया कि वहां पे 20% डिविडेंड पे टैक्स लगेगा। ठीक है, तो मैं लिखवा भी देता हूं, डिविडेंड टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर एट द रेट 20% इफ शेयर होल्डर इज एनआर और फॉरेन। ठीक है नहीं, सेक्शन 194 नॉट एप्लीकेबल इफ पे इज एनआर और फॉरेन कंपनी। इन दैट केस, इन दैट केस सेक्शन 195 शैल अप्लाई। और सेक्शन 195 में पता क्या लिखा है कि टीडीएस जो कटेगा फ्लैट 20% से कटेगा। ठीक है, टीडीएस जो कटेगा फ्लैट 20% से कटेगा एनआर वाले केस में। अच्छा, डिविडेंड टैक्सेबल हो रहा है 20% से, अगर शेयर होल्डर एनआर है, यहां लिख देना चाहिए नो डिडक्शन अलाउड इवन इफ इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर। मतलब कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी चाहे वो इंटरेस्ट वाला खर्चा ही क्यों ना हो जी। अब जाके डोमेस्टिक कंपनी से मिलने वाले डिविडेंड का ट्रीटमेंट क्या होगा वो आपके सामने है जी। ठीक है जी, अब डोमेस्टिक कंपनी से जब भी कोई डिविडेंड मिलेगा ये आपके सामने है। ठीक है, बट हाँ एक बात ध्यान देना चाहिए, एटीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। एटीएम कब एप्लीकेबल होगा? अगर डोमेस्टिक कंपनी दूसरी डोमेस्टिक कंपनी को डिविडेंड दे रही है और वो फिर आगे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। ठीक है जी, तो ये बात ध्यान देना चाहिए। ये अब यहाँ पे क्लियर हो गया जी, यहाँ लिख भी सकते हो चलो, सेक्शन एटीएम डिडक्शन में अवेलेबल इफ डिविडेंड रिसीव्ड बाय डोमेस्टिक कंपनी। ठीक है जी, एटीएम की डिडक्शन मिल जाएगी अगर डिविडेंड जो रिसीव कर रही है वो कौन रिसीव कर रही है जी? डोमेस्टिक कंपनी रिसीव कर रही है। उस केस में एटीएम जो है उसको अवेलेबल हो सकता है, बस ये बात ध्यान देना। ठीक है, तो अब एक बार आप सारे पॉइंट अगर चेक करोगे ना, अब अगर आप सारे पॉइंट चेक करोगे अब वाकई कहोगे सर कमाल हो गया जी। मतलब जितने आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ना, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है जी, एक पॉइंट बस यहाँ पे पेंडिंग है कि डिविडेंड कब टैक्सेबल होगा अगर फाइनल है, इंटरिम है और डीम्ड है, तो वो आपने पहले लिखा हुआ है जी। अगर आपको यही साइड में ना, आप चाहते हो जी एक पेज पे ही मेरा सारा डायग्राम बन जाए, अगर आप ये चाहते हो कि एक पेज पे ही डायग्राम बन जाए तो आप यहीं पे साइड में भी लिख सकते हो बिल्कुल छोटा छोटा कि फाइनल डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर के टाइम पर टैक्सेबल होगा, डीम डिविडेंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन और पेड के टाइम पर टैक्सेबल होगा, और जो इंटरिम डिविडेंड जो है वो रिसीव के टाइम पर टैक्सेबल होगा। ये बिल्कुल छोटा छोटा लिख सकते हो जी। ठीक है, और जहां पे आपने लिखा है ना इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी, जहां आपने लिखा है भाई इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी, तो वो कितनी मिलेगी?
आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा स्पेस हो तो यहाँ लिख सकते हो जी, एक्चुअल इंटरेस्ट और 20% ऑफ डिविडेंड जो होता है विच एवर इज लेस, इतने की आपको डिडक्शन मिलेगी। तो मेरे ख्याल से सर अब डिविडेंड के प्रोविजन में ना ऐसा कोई प्रोविजन नहीं बचा डोमेस्टिक कंपनी वाला जो हमने यहाँ पे ना लिखा हो। टीडीएस वाला पॉइंट लिख लिया, रिसीवर के हाथ में वो क्या होगा वो लिख लिया, एटीएम कब मिलेगा वो लिख लिया, अगर रिसीवर एनआर हो उस केस में क्या होगा, वो सारी बातें हमने कंप्लीट कर ली। अब आ जाओ जी, अगर डिविडेंड मिलेगा, अगर डिविडेंड मिलेगा फॉरेन कंपनी को, उस केस में क्या होगा, मतलब फॉरेन कंपनी से मिलेगा। तो अगर डिविडेंड फॉरेन कंपनी से मिलेगा, लिखो जी अब यहाँ पे, या तो मिलेगा इंडियन कंपनी को या मिलेगा अदर्स। ठीक है नहीं। अब अगर वो इंडियन कंपनी से मिलेगा, दो केस होंगे जी फिर। इंडियन कंपनी होल्ड 26% और मोर वोटिंग पावर इन सच फॉरेन कंपनी, होल्ड लेस देन इन, ठीक है। अगर इंडियन कंपनी होल्ड कर रही है 26 और मोर वोटिंग पावर उस फॉरेन कंपनी में, तो उस केस में क्या होगा जी, टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ इंडियन कंपनी एट द रेट 15%, नो डिडक्शन अलाउड, नो डिडक्शन अलाउड इन हैंड्स ऑफ इंडियन कंपनी। सेक्शन 80M में अवेलेबल, सेक्शन 80M में अवेलेबल, 80M जो है वो अवेलेबल हो जाएगा जी सब्जेक्ट टू कंडीशन। मतलब 80M की बाकी जो कंडीशन है, कंडीशन क्या है, वो आगे वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हो जी, और ऐसा नहीं है कि पूरा मिलेगा, बीच एवरेज लेस डिडक्शन मिलेगी, मतलब 80M मिल जाएगा, बाकी कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। ठीक है। अब ये तो हो गया इस केस में, इस केस में क्या होगा, और ये बात मैं नहीं कह रहा, टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ इंडियन कंपनी एट द रेट 15%, यहां लिख लेना जी, ये है सेक्शन 115 BBD, ये सेक्शन 115 BBD है जी। ठीक है जी, ये सेक्शन कौन सा है जी, 115 BBD, उसके अंदर ये प्रोविजन लिखा हुआ है। बट अगर यही डिविडेंड मिल रहा है जी जिसकी लेस देन है टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ इंडियन कंपनी एज पर, इन हैंड्स ऑफ इंडियन कंपनी एज पर देयर रिस्पेक्टिव रेट्स, जो उनके रिस्पेक्टिव रेट्स होंगे जी उनके अकॉर्डिंग एप्लीकेबल वाला टैक्स लग जाएगा इसके हाथ में, और कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, बट इंटरेस्ट वाली मिल जाएगी जी, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट वाली मिल जाएगी। और यही सेम पॉइंट ना अदर्स वाले केस में भी लिखना चाहता हूं मैं, अदर्स वाले केस में भी लिख देना जी, टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ इंडियन कंपनी नहीं, टैक्सेबल यहां पे आप लिखोगे टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर एज पर देयर रिस्पेक्टिव रेट्स। ठीक है नी, मतलब ये शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होंगे रिस्पेक्टिव रेट से। अब यही दोनों में सेम लिख रहा हूं जी, नो, दोनों में सेम लिख रहा हूं, ये लाइन दोनों में आएगी जी, आपको अलग अलग लिखनी है अलग अलग लिख लेना, नहीं तो दोनों में सेम लिख सकते हो, नो डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर अलाउड फ्रॉम
डिविडेंड रिसीव्ड एक्सेप्ट इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, एक्सेप्ट इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। अब यहाँ पे सेक्शन 80M में अवेलेबल इफ रिसीवर इज इंडियन कंपनी। ठीक है ना, क्योंकि अगर रिसीवर इंडियन कंपनी है तब सेक्शन 80M मिलेगा, नहीं तो आपको 80M मिलेगा ही ना, क्योंकि 80M एप्लीकेबल ही कब है जी, अगर डोमेस्टिक कंपनी को डिविडेंड मिल रहा है। तो अगर फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी को डिविडेंड दे रही है उस केस में 80M एप्लीकेबल हो जाएगा, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है जी। तो मेनली आपके जो पॉइंट है ना वो ये निकल के आ रहे हैं, मेनली आपके पॉइंट जो हैं वो ये निकल के आ रहे हैं जी बस। ठीक है। तो मेन मैं दोबारा बोलूंगा जी, आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पिकअप होगा ना, जो क्वेश्चन पिकअप होगा वो नॉर्मली डोमेस्टिक कंपनी का होगा। ठीक है, फॉरेन कंपनी का बहुत कम केस क्वेश्चन बनता है। अगर क्वेश्चन बनेगा भी तो 115 बीबीडी का प्रोविजन पूछ लेंगे जी। अगर क्वेश्चन बनेगा तो 115 बीबीडी में से केस स्टडी या प्रोविजन पूछ लेंगे, प्रैक्टिकल नहीं बन सकता। प्रैक्टिकल जो बनेगा वो क्वेश्चन किस में से बनेगा, डोमेस्टिक कंपनी वाले केस में से। कि अगर डोमेस्टिक कंपनी डिविडेंड दे रही है उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा, वो सारा का सारा डिटेल में इस डायग्राम के अंदर भी लिखवा दिया, पहले भी नोटिंग करवा दी है। तो दो बार हमारी नोटिंग हो चुकी है, एक तो थोड़ी डिटेल में, एक है समरी डायग्राम में, और नोट्स आपके पास है ही है। ठीक है, तो अब जाके फाइनली अगर डिविडेंड मिलता है डोमेस्टिक से फॉरेन से, उस केस में क्या क्या ट्रीटमेंट करोगे जी, वो आपके सामने है। कोई दिक्कत तो नहीं है जी, यहाँ तक ओके है। लो जी, अब सुनना ध्यान से। अब एक बार मैं आ रहा हूँ जी, इस नोट्स पे आ रहा हूँ। आओ जी एक बार वन बाय वन देखते हैं जी। हम डोमेस्टिक कंपनी की डेफिनेशन हो चुकी है, फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन हो चुकी है जी। डिविडेंड इनकम टैक्सेबल कब होगी, हो चुका है अच्छे से। अदर सोर्स में डिविडेंड की इनकम आती है, ये भी हो चुके हैं। प्रोविजो टू सेक्शन 57 ये भी हमारा हो चुका है जी। ठीक है जी। उसके बाद फिर यहाँ पे अगला पॉइंट हमारा है 80M, ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद फिर 115A कि एनआर के हाथ में टैक्सेबिलिटी क्या होगी, ये भी हो चुका है। 194 में टीडीएस ये भी कर चुके हैं। 195 में टीडीएस ये भी हो चुका है जी। 115 बीबीडी हमने ये भी कंप्लीट कर लिया। और जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है ये भी हमारी हो चुकी है। तो ये पूरी कंप्लीट हमारी डिविडेंड की टैक्सेशन थी, मतलब पूरे इनकम टैक्स में डिविडेंड से रिलेटेड जहां जहां जो जो प्रोविजन थे ना वो सारे आपके सामने हो चुके हैं। अब उम्मीद करूंगा इसमें कोई डाउट नहीं है। एक कॉन्सेप्ट हमारा बचा हुआ है सरचार्ज वाला, जिसको अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आराम से, बिल्कुल फ्रेश माइंड से। कोई दिक्कत तो नहीं है। लो जी, अब सुना ध्यान से। अप्रोक्सीमेट 1 घंटा हमारा हो चुका है। अब चाहे आगे लगे आधा घंटा, चाहे लगे पौना घंटा, चाहे लगे 5 मिनट, चाहे लगे 15 मिनट, चाहे लगे पूरा 1 घंटा, वो मुझे नहीं पता, इसका टाइम मैंने रखा नहीं हुआ। जब तक आपका दिल नहीं कहेगा ना कि सर सरचार्ज वाले कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गए, तब तक हम बंद नहीं करेंगे। 4 क्वेश्चन दिखाऊंगा, 4, जिसमें से 2 तो मैं कराऊंगा और 2 आपको करने होंगे होमवर्क। 2 तो करवा दूंगा मैं और 2 आपके होंगे होमवर्क, बट उस 2 करवाने से पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि अभी तक क्या कॉन्सेप्ट है, उसके बाद फिर वो क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, और क्वेश्चन से ही ना, क्वेश्चन से वो कॉन्सेप्ट हमें समझ में आएगा। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं जी, इधर सुनना। अब जब हमने, बातचीत बंद कर दो यार प्लीज, आज मेरा गुस्सा करने का बिल्कुल मन नहीं है, आपको पता है। आज मेरे को आपके ऊपर बहुत प्यार आ रहा है। बच्चे कह रहे क्यों, वैसे ही, बस देख लो। आज मन कर रहा है मैं आपसे बहुत, अच्छा एक इधर सुनना ध्यान से, 2 मिनट रुको। आपके टेस्ट के आंसर जो हैं, टेस्ट के आंसर ना मैं आज ग्रुप में डाल दूंगा। कल अगर टाइम लगा मुझे, कल अगर थोड़ी सी मेरे को तबीयत ओके ओके लगी, तो कल अगर टाइम, क्योंकि ना मेरे शाम को स्टूडेंट दरबार भी चल रहे हैं, वो भी बंद नहीं कर सकता। उसमें इतने सारे बच्चे हैं जो मेरी, मतलब कहते हैं ना, एक एक थोड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है कि वो मेरी उसके अंदर बैठ रहते हैं कि कब सर आएंगे और कब हमारी रिवीजन कराएंगे। तो सर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है ना तो वो निभानी भी पड़ती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना कोई वो नहीं है, निभानी पड़ेगी। और जितनी, मतलब जितना मैं आप लोगों से मिलूंगा उतना ही मुझे पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। तो कोशिश करूंगा कल शाम को कि मैं आंसर मैं भेज दूंगा। बट हैरानी की बात यह है, मैंने टोटल में 25 से 30 टेस्ट चेक कर पाया हूँ, बट 25 से 30 टेस्ट में कोई ऐसा सिंगल बच्चा मुझे अभी तक नहीं दिखा जिसके सारे के सारे आंसर सही हो। आकांक्षा का तो मैंने कल बता ही दिया था, आकांक्षा के
आकांक्षा के कई क्वेश्चन गलत हैं। आकांक्षा के कई क्वेश्चन गलत हैं जी। छोटी छोटी गलतियां हुई हैं, बट गलतियां हुई हैं जी, आप ये नहीं कह सकते छोटी गलती है सर। एग्जाम हॉल में अगर बाहर आ चुके हो तो वो छोटी गलती भी बड़ी गलती बन जाती है। नंबर मतलब कट चुके हैं तो कट चुके हैं। तभी मैं कहता हूँ कि जब जब पेपर हाथ में हो ना, उस टाइम चेक कर लो, उस टाइम चेक कर लो। उसके बाद तो ना फिर हो जाता है काश, काश ये पॉइंट देख लिया होता, काश ये पॉइंट मिस ना होता, तो फिर काश रह जाते हैं। तो उसके आंसर, सभी के आंसर मैं आज एक बार ग्रुप में डाल दूंगा। हर बच्चा अपने अपने आंसर चेक कर लेगा। मैंने प्रेजेंटेशन भी दी हुई है, मैंने प्रेजेंटेशन भी दिया। आंसर सारे चेक कर लेंगे और देखते हैं कि अब ना फिर चेक कर, फिर मुझे चाहे आप व्हाट्सएप कर देना, चाहे ग्रुप में मत डालना। चलो ग्रुप में मत डालना, ग्रुप में फिर काफी सारे मैसेज हो जाएंगे। मुझे व्हाट्सएप कर देना जिनके सारे आंसर सही हैं, जिनके सारे सही हैं, क्योंकि अभी तक तो मुझे सिंगल बच्चा नहीं मिला जिसके सारे ही सही हो। तो मैं आज वो उसका पीडीएफ डाल दूंगा ग्रुप में। आंसर आप चेक कर लेना कल शाम को, या तो एक दो दिन के अंदर फिर आंसर मैं आपको बता दूंगा। उसमें डिस्कशन कर लेंगे हम, ठीक है। गूगल मीट के ऊपर या तो लाइव आ जाएंगे, या जूम देख लेंगे, गूगल मीट देख लेंगे, जहां भी सही लगा उसके थ्रू हम लाइव आके पूरा पेपर डिस्कस कर लेंगे कि देखो ये आंसर इस तरह से निकले, ठीक है। बट एक बार आंसर आप पहले खुद चेक कर लेना। ओके है जी, चलो। इधर सुना ध्यान से, नहीं इधर सुना। अब प्लीज बातचीत नहीं जी, अब बिल्कुल बातचीत नहीं। अब इधर सुना ध्यान से। अभी तक मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अभी तक ना याद करो, चैप्टर नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 1 में ना हमने बेसिक कॉन्सेप्ट का चैप्टर किया था। अब उस बेसिक कॉन्सेप्ट के चैप्टर में हमने सरचार्ज वाले पॉइंट किए थे। अगर आपको ध्यान आता हो, हमने सरचार्ज वाले पॉइंट किए थे। और मैंने कहा था सरचार्ज के ना आपके 4 टायर रेट एप्लीकेबल होते हैं। सरचार्ज के आपके 4 टायर रेट एप्लीकेबल होते हैं। 4 टायर कौन कौन सी होते हैं जी? अगर इंडिविजुअल है, अगर इंडिविजुअल है, उसकी इनकम, बहुत ध्यान सुना जी, उसकी इनकम अगर 50 लाख तक है, उस केस में कोई भी सरचार्ज नहीं लगेगा। ये बात हमने डिस्कस की थी। अगर इनकम 50 लाख से ज्यादा है, 1 करोड़ तक है, उस केस में सरचार्ज एप्लीकेबल होगा 10%। अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर है, 2 करोड़ तक होगी, उस केस में सरचार्ज होगा 15%। 2 करोड़ से ऊपर होगी, 5 करोड़ तक होगी, उस केस में लगेगा 25। और अगर इनकम 5 करोड़ से ऊपर होगी, उस केस में लगेगा 37। ये सारी बातें हमने कंप्लीट की थी। और वहां पे ना मैंने हर क्लास में एक बार आपको बार बार बोला था कि जो आपका 25 और 37% वाला सरचार्ज है, वो आपको हर इनकम पे एप्लीकेबल करना है, 3 इनकम को छोड़ के। मतलब मेनली आपकी 3 इनकम ऐसी हैं कि जहां पे हायर सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा, जो मैक्सिमम होगा ना 15% रेट एप्लीकेबल होगा। कोई मुझे बोलेगा, अगर आपको याद हो, थोड़ा बहुत पुराना टाइम याद हो, कौन सा तरीका? एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है, और डिविडेंड की इनकम। अब हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए, बहुत सारे क्वेश्चन किए, और उन सारे क्वेश्चन में अगर आपने देखा होगा ना, मैंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 डाला था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 डाला था। मैंने डिविडेंड की इनकम वाला कोई क्वेश्चन दिया ही नहीं था। और मैंने वहां पे कहा भी था कि जब हम डिविडेंड की टैक्सेशन करेंगे ना, तो उस टाइम डिस्कस करेंगे। अब फाइनली वो टाइम आ चुका है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो क्वेश्चन में आपको डिविडेंड की इनकम भी दी हो, अगर क्वेश्चन में डिविडेंड की इनकम भी दी हो, उस केस में क्या ट्रीटमेंट करेंगे? और याद कर लो जी, एक बार ऐसा करना, 2 मिनट लगा के वो एक बार डायग्राम निकाल लेना सरचार्ज वाला, जहां पे मैंने आपको 2 केस बनवाए थे कि अगर टोटल इनकम में स्पेशल इनकम नहीं है, फिर तो कोई क्लेश ही नहीं है। और अगर टोटल इनकम में स्पेशल इनकम है, उस केस में क्या होगा, वो डायग्राम के अंदर लिखा हुआ था। क्या आप में से कोई सिंगल बच्चा भी ऐसा है जो मुझे रिवीजन करवाना चाहता हूं कि अगर टोटल इनकम में स्पेशल इनकम नहीं होगी, फिर तो क्लेश ही नहीं है? 50 लाख तक नील, 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक 10%, फिर 15, फिर 25, फिर 37, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। बट अगर टोटल इनकम में, ध्यान सुना, अगर टोटल इनकम में स्पेशल इनकम भी इंक्लूड है, अगर गवर्नमेंट कहती है कि अगर टोटल इनकम में स्पेशल इनकम इंक्लूड है, और वो सारी इनकम इंक्लूड करके 50 लाख तक है, वो सारी इनकम इंक्लूड करके 50 लाख तक है, कोई सरचार्ज नहीं। सारी इनकम इंक्लूड करके 50 लाख से ऊपर है, 1 करोड़ तक है, तो 10%। सारी इनकम इंक्लूड करके 1 करोड़ से ऊपर है, 2 करोड़ तक है, तो सारे टैक्स पर, मतलब जो टैक्स आएगा उनके रेट से 15%। बट अगर इनकम 2 करोड़ से ऊपर होगी ना, फिर हमें देखना पड़ेगा। अब जैसे ही नॉर्मल और स्पेशल इनकम इंक्लूड करके इनकम 2 करोड़ से ऊपर जाएगी, तो गवर्नमेंट कहती है जो नॉर्मल इनकम होगी उसको एक बार छोड़ दो, जो स्पेशल इनकम होगी उस पे जो टैक्स होगा ना, उसका तो आप 15% लगाओ।
मतलब वैसे 2 करोड़ से ऊपर जाते ही 25 लगता है। मैं दोबारा बोलूंगा सर, वैसे 2 करोड़ से ऊपर जाते ही 25% लगता है, बट गवर्नमेंट कहती है अगर 2 करोड़ से ऊपर है तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, मतलब 112 है, 111 है और डिविडेंड की इनकम है, इस पे हाईएस्ट लगेगा 15। और अगर इन तीनों इनकम को बाहर निकाल के, अगर इन तीनों इनकम को बाहर निकाल के जो इनकम बची अगर वो भी 2 करोड़ तक होगी तो फिर 15 लगेगा, अगर वो 2 करोड़ से ऊपर होगी तो 25 लगेगा, अगर वो 5 करोड़ से ऊपर होगी उस केस में 37 लगेगा। ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं, बट हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111, हमने क्वेश्चन उसी के प्रैक्टिस किए थे। हमने डिविडेंड की इनकम कहीं दी नहीं थी। अब मुद्दा आ गया डिविडेंड की इनकम का, क्योंकि अब डिविडेंड की इनकम जो है, अब डिविडेंड की इनकम जो है आप सब जानते हो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है। और अगर अब डिविडेंड की इनकम शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है तो भैया टैक्सेबल किससे होगी? स्लैब रेट से होगी, क्योंकि अगर वो इंडिविजुअल है स्लैब रेट से होगी। तो अगर वो स्लैब रेट से होगी तो फिर आप सरचार्ज किस तरह से निकालोगे? अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है जी, मैं आपको सही बता रहा हूं सर, आपको बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जिन्होंने लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वाला कॉन्सेप्ट सीखा होगा, डिविडेंड वाला कॉन्सेप्ट सीखा ही नहीं होगा। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ना, आधे से ज्यादा बच्चा वो पहली बार क्वेश्चन देखेगा, क्योंकि पहले वो देख के नहीं आया होगा। और जो मैं क्वेश्चन आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये क्वेश्चन दिखाना चाह रहा हूँ, ये क्वेश्चन फाइनेंस मिनिस्ट्री की, जब इन्होंने सरचार्ज वाला कॉन्सेप्ट इंसर्ट किया तो उस टाइम इन्होंने एग्जाम्पल डाले थे समझने के लिए कि इस तरह से आप सरचार्ज कैलकुलेशन करोगे। तो ये सेम क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपके एग्जाम में डिट्टो सेम फिगर ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। पहले दो केस हम करेंगे यहीं पे साथ में करेंगे, अगले दो केस करेंगे तो हम, बट पहले करोगे आप होमवर्क, उसके बाद फिर यहाँ पे हम सारे करेंगे, ठीक है जी। बट अभी ऐसा करते हैं, केस नंबर 1 पे ध्यान लगाते हैं। केस नंबर 1 क्या है? केस नंबर 1 एक बार देखना, केस नंबर 1 क्या है जी? केस नंबर 1 में आपको डिविडेंड की इनकम दी है जी। केस नंबर 1 में डिविडेंड की इनकम है 30 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ओहो, यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 आएगा, यहाँ गलत लिख दिया, यहाँ पे आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और यहाँ आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लो अब प्लीज ध्यान सुनना, अब डिविडेंड की इनकम 30 लाख रुपए है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है 10 लाख रुपए है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 है 14 लाख रुपए, अदर इनकम जो है वो 12,60,000 रुपए है, 12,60,000 रुपए नहीं, 1,26,00,000 रुपए है। टोटल आ गया जी 1,80,00,000 रुपए की इनकम। पहले केस नंबर 1 की बात करते हैं। आप पहले तो ये बताओ क्या टोटल इनकम में स्पेशल इनकम भी इंक्लूड है या नहीं है? क्या टोटल इनकम में, बोलो ना हाँ या ना तो बोलो, क्या टोटल इनकम में स्पेशल इनकम भी इंक्लूड है या नहीं है? बिल्कुल इंक्लूड है। और अगर टोटल इनकम में स्पेशल इनकम भी इंक्लूड होगी, अगर टोटल इनकम में स्पेशल इनकम इंक्लूड होगी और वो टोटल इनकम 2 करोड़ तक होगी, तो मैंने पहले भी कहा था जो भी टैक्स आएगा ना उस पर 15% ही सरचार्ज लगेगा। तो इसमें तो कोई क्लेश ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया 1,80,00,000 रुपए, और अगर 1,80,00,000 रुपए 2 करोड़ तक है तो वैसे भी सरचार्ज 15% है, और 15 तो सब पे ही लगता है। तो जो जो इनका इंडिविजुअल टैक्स आएगा वो टैक्स निकाल लो, उस पर 15% सरचार्ज लगा के 4% सेस जोड़ो, आंसर आ गया। अब सुना, यहाँ पे बच्चा गलती क्या करता है, कई नालायक बच्चे होंगे आप में से, कई नालायक बच्चे होंगे, वो पता क्या करेंगे? सुनो देखो क्या करेंगे वो क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है, 10 लाख है, 15% टैक्स लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 है, आपकी 14 लाख रुपए की इनकम है, 1 लाख एग्जाम्प्ट करेंगे, 13 लाख रुपए के ऊपर 10% टैक्स लगा देंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 पे 10% है, वो टैक्स निकाल देंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। फिर वो क्या करेंगे नालायक बच्चे, वो डिविडेंड की इनकम पे 30 लाख पे लगा देंगे स्लैब रेट, अलग से लगा देंगे, अलग से। सर क्या ये 30 लाख पे अलग से स्लैब रेट लगेगा या अदर इनकम में इंक्लूड होके लगेगा? अदर इनकम में इंक्लूड होके लगेगा। सर अगर आप 1,26,00,000 पर स्लैब रेट अलग से लगाओ और डिविडेंड की इनकम पर अलग से लगाओ, ये कहां का तुक बनता है? बच्चा कहता है सर बट डिविडेंड की इनकम तो स्पेशल इनकम है ना। मेरे बच्चे डिविडेंड की इनकम स्पेशल इनकम है, बट स्पेशल इनकम में स्पेशल रेट ऑफ टैक्स नहीं है। स्पेशल, अब आपने सोच के बोलना, आपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आपने अदर इनकम में इंक्लूड क्यों नहीं किए? क्योंकि उनके अलग रेट ऑफ टैक्स हैं।
और जब उनके अलग रेट ऑफ टैक्स हैं, मैं अदर इनकम में इंक्लूड कैसे करूं? डिविडेंड की इनकम पर क्या है? स्लैब रेट है। और अगर डिविडेंड की इनकम पर स्लैब रेट है, अदर इनकम पर स्लैब रेट है, तो आप टोटल इनकम चेक करोगे जिस इनकम में स्लैब रेट है। क्योंकि अगर आप ऐसे बाइफरकेट करोगे, 30 लाख पे अलग स्लैब रेट हो गए, 1 करोड़ 26 लाख पे अलग स्लैब रेट हो गए, आंसर तो लगा जाएगा। तो पहली बात तो ये समझो जी, पहली बात तो ये समझो, जब भी आप स्लैब रेट टैक्स निकालोगे तो स्लैब रेट वाली जो भी इनकम होती है वो सारी इनकम इंक्लूड करके फिर टैक्स निकलता है। तो सबसे पहली गलती, कई बच्चा कह रहा है ये हम थोड़ा गलती करके आएंगे, कैसी कैसी बेकार की बातें कर रहे हो सर आप। ये आप नहीं, ये आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो गलती करने की सोच रहे होंगे, और अगर नहीं सोच रहे होंगे तो पीछे वाला जो एग्जाम में बैठा होगा उसका काम क्या है? गलती करवाना ही तो है। वो सीधा पीछे से उंगली मारेगा, हेलो अंकल, हेलो अंकल, ये 30 लाख पे ना अलग लगा देना, 1 करोड़ 26 लाख पे अलग लगा देना। बच्चा बोलेगा सर ने तो ऐसा कहा नहीं था। कहेगा भैया तू सर की बात मत मान, पेपर चल रहा है अब। यार डिविडेंड की इनकम में स्लैब रेट लगेगा। तो आप क्या बोलोगे? इस पे भी स्लैब रेट लगेगा। अरे भाई वो स्पेशल इनकम है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप तुरंत कंफ्यूज हो जाओगे कि जब वो बोलेगा स्पेशल इनकम है, तो ये पिछले वाले ने सारी 9 महीने की मेहनत पे मिट्टी फेर दी और आपका काम गलत करवा दिया। और अगर वही बच्चा समझदार होगा कि भैया उस पे स्लैब रेट है, उस पे स्लैब रेट है, तो भैया दोनों इनकम इंक्लूड करके जो टैक्स बनेगा ना, उसके बाद हम सरचार्ज की बातें करें। ठीक है, आओ जी कैलकुलेशन करते हैं। देखो जी यहाँ पे टैक्स, पहले तो निकालते हैं टैक्स ऑन STCG ट्रिपल 1A। कितना है जी? 10 लाख का 15%। अब अगर 10 लाख का 15% निकालूंगा, ये आ गया जी 1,50,000 रुपये। ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? उसके बाद जी LTCG 112A। अब यहाँ 14 लाख है जी, 14 लाख में से 1 लाख तो एग्जाम्प्ट है, तो 13 लाख का 10% आएगा जी 1,30,000 रुपये। ये टैक्स आ गया। अब आप निकालोगे टैक्स ऑन अदर इनकम, इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम। टैक्स ऑन अदर इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड की इनकम। अब आपको अदर इनकम में टैक्स निकालना है जी। अदर इनकम है 1 करोड़ 26 लाख प्लस में 30 लाख जी। 1 करोड़ 26 लाख प्लस में 30 लाख, 1 करोड़ 56 लाख। तो अगर 1 करोड़ 56 लाख पे टैक्स निकालना पड़े, अगर मान लो एज नहीं दी तो लेस देन 60 मानेंगे, इंडिया का रेजिडेंट मानेंगे, 1 करोड़ 56 लाख पे कितना टैक्स आएगा? इसमें से 10 लाख आप माइनस कर दो। सिर्फ मैं टैक्स बोल रहा हूँ जी, सरचार्ज नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ टैक्स बोल रहा हूँ। इसमें 10 लाख माइनस कर दो, 1 करोड़ 40 लाख का 30% प्लस में 1,12,500, ये टैक्स आएगा 44,92,500। ये टैक्स आपका आ रहा है जी 44,92,500। ये टैक्स निकल के आएगा। इसमें कोई दिक्कत जी? इसमें कोई भी दिक्कत? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A 1.5 लाख रुपए आ गया जी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A 1,30,000 रुपए आ गया। आपका जो अदर इनकम में टैक्स आएगा इंक्लूडिंग डिविडेंड की इनकम, ये आएगा 44,92,500। किस तरह से आएगा जी? दोबारा बोलो, किस तरह से आएगा? जो आपकी स्लैब रेट वाली इनकम है वो सारी इनकम आपने ऐड कर दी। तो 1 करोड़ 26 लाख रुपए तो ये इनकम है, और 30 लाख रुपए वो है, तो 1 करोड़ 26 लाख प्लस में 30 लाख, 1 करोड़ 56 लाख रुपए। और 1 करोड़ 56 लाख पे अगर मैं स्लैब रेट लगाऊंगा तो आपका टैक्स आएगा इतना। अब प्लीज ध्यान सुनना, प्लीज ध्यान सुनना। इनकम 2 करोड़ तक है, और अगर इनकम 2 करोड़ तक है ना, तो जितना भी टैक्स आपका निकल के आएगा उस पर 15% सरचार्ज लगाना है। भाई जो टैक्स आपका निकल के आ रहा है उस पर 15% सरचार्ज लगाना है। तो अगर मैं इनकी बात करता हूं, अब ये टोटल टैक्स जो आ गया, टोटल टैक्स मेरा आएगा जी
1,50,000 प्लस में 1,30,000 प्लस में 44,92,500, ये आएगा 47,72,500। इसमें आप सरचार्ज लगा दोगे 15%, @15%। अब इसका 15% देख लो जी कितना आ गया, ये आएगा 715,875। 715,875 ये आपका सरचार्ज आ गया। अब इसको टैक्स प्लस सरचार्ज देख लो जी, 47,72,500, ये हो गया 54,88,375। 54,88,375, इसमें अब 4% अगर आप सेस जोड़ दोगे, 219535, टोटल जो आएगा आपका, ये आपका आएगा जी 57,07,910, 57,07,910 मेरे ख्याल से आंसर आएगा। एक बार मैं चेक करता हूँ, 57,090, ये क्या चक्कर है, आंसर कितना आ रहा है जी, 57,007, हाँ 57,007,910 आपका ये आंसर निकल के आएगा जी। ये केस नंबर 1 है, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए जी, ये तो बिल्कुल सिंपल केस है। एक बार दोबारा बता रहा हूँ जी, एक बार दोबारा बता रहा हूँ मैंने क्या किया जी, एक बार दोबारा देख लो, क्वेश्चन आपके सामने, केस नंबर 1 आपके सामने है। केस नंबर 1 में डिविडेंड की इनकम 30 लाख है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 10 लाख है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 14 लाख है, अदर इनकम 1,26,00,000 है। टोटल इनकम जो निकल के आ रही है, टोटल इनकम आपकी निकल कर 1,80,00,000 रुपए। इनकम 2 करोड़ तक है, और अगर इनकम 2 करोड़ तक होगी तो जो भी टैक्स होगा उसका 15% सरकार एप्लीकेबल होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपने लगा दिया स्पेशल रेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे स्पेशल रेट लगा दिया, और जो अदर इनकम होगी उस पे लगेगा स्लैब रेट। उस पे अगर स्लैब रेट लगाओगे तो स्लैब रेट मींस इंक्लूड डिविडेंड की इनकम। अब ये आपका स्पेशल टैक्स है, ये स्पेशल टैक्स है, ये आपकी स्पेशल इनकम है, बट स्पेशल इनकम में स्पेशल टैक्स नहीं है, इसलिए स्लैब रेट लगा दिया, ठीक है नहीं। अब यहाँ पे टोटल टैक्स आ गया इतना, अब जो टैक्स आएगा सारे टैक्स का 15% सरचार्ज, क्यों, क्योंकि इनकम 2 करोड़ तक है, तो 15% सरचार्ज जो आएगा, प्लस में 4% सेस। आंसर आपके सामने आ गया जी। केस नंबर 1 में कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी अजीब लग रहा हो बता दो जी। वैसे लगना नहीं चाहिए, क्योंकि केस नंबर 1 में हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि आपको अजीब लगे। केस नंबर 1 में हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि आपको अजीब लगे, नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आएगा केस नंबर 2 के अंदर मजा, अब केस नंबर 2 के अंदर मजा आएगा जी। अब केस नंबर 2 के अंदर मजा आएगा। केस नंबर 2 देखो जी, डिविडेंड की इनकम 40 लाख है जी, डिविडेंड की इनकम 40 लाख है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20 लाख रुपए की है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 15 लाख रुपए की है, अदर इनकम जो है वो 2,25,00,000 रुपए की है, टोटल इनकम जो है वो 3 करोड़ रुपए की है। अब अगर टोटल इनकम 3 करोड़ रुपए की है तो 2 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ तक है, ये तो क्लियर है, 25% सरचार्ज के दायरे में आ रही है। बट वो 25% सरचार्ज के दायरे में तब आएगी अगर स्पेशल इनकम बाहर निकाल के जो दूसरी इनकम होगी वो 2 करोड़ से ऊपर होगी, और जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और डिविडेंड की इनकम होगी ना, उस पर जो भी टैक्स आएगा उसका हाईएस्ट 15% सरचार्ज लगेगा, उससे ऊपर नहीं लगेगा। अब आएगा गेम खेलने में मजा। अब देखना यहाँ पे, जो मैं कह रहा हूँ ना बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, या उन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं है, तो अब दिखाता हूँ कि वो क्या कॉन्सेप्ट क्या है। इधर सुना ध्यान से। पहले ऐसा करते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20 लाख रुपए, 20 लाख का 15% निकाल दो जी, ये आएगा जी 3 लाख रुपए, ये आ गया जी 3 लाख रुपए का टैक्स आ गया। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, अगर आपका 20 लाख रुपए है उसका 15 कितना आ गया, 3 लाख रुपए आ गया। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 15 लाख के हैं, तो अगर 15 लाख के 1 लाख एग्जाम्प्ट हो गए, 14 लाख का 10% निकालोगे तो 1,40,000 रुपए ये आ गया जी, 1,40,40,000 रुपए ये टैक्स निकल के आ गया। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा अब निकालो अदर इनकम पे टैक्स कितना आएगा, अदर इनकम पे, अदर इनकम टैक्स कितना आएगा, अदर इनकम कितनी है, 2,25,00,000, और ये 40 लाख रुपए डिविडेंड की इनकम पे भी क्या लगेगा, स्लैब रेट लगेगा। अगर मैं 2,65,00,000 पे टैक्स निकालूंगा, अगर मैं 2,65,00,000 पे टैक्स निकालूंगा तो टैक्स कितना आएगा, 2,65,00,000 माइनस में 10 लाख, 2,55,00,000 का 30% प्लस में 1,12,500, तो आएगा 77 लाख जी। ये निकल के आएगा 77,62,500, ये मेरा टैक्स आ गया जी अदर इनकम के ऊपर, इंक्लूड डिविडेंड की इनकम ऑल्सो। अब सुना मैं ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूं, अब प्लीज ध्यान सुनना जी।
अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि मेरी, ध्यान सुना, मेरी ये वाली इनकम जो है, मेरी ये वाली इनकम जो है, स्पेशल इनकम बाहर निकाल के 2 करोड़ से ऊपर है, और टोटल इनकम जो है इंक्लूड स्पेशल इनकम वो भी 2 करोड़ से ऊपर है। अब जैसे इनकम 2 करोड़ से ऊपर है 25% सरचार्ज, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 है, हाईएस्ट 15, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है, हाईएस्ट 15, डिविडेंड की इनकम उस पर जो टैक्स होगा हाईएस्ट 15। अब मुद्दा पता क्या आ रहा है, मुद्दा क्या आ रहा है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स कितना है, इसका तो मैं लगा दूंगा 15, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स है उसका मैं लगा दूंगा 15, बट मुद्दा ये आ रहा है कि अब डिविडेंड की इनकम पे टैक्स मैं कैसे निकालूं, मतलब उसका 15 मैं कैसे लगाऊं। मुझे पता था, मुझे अभिषेक से यही उम्मीद थी। अभिषेक कहता है सर क्या दिक्कत वाली बात है, 40 लाख पे स्लैब रेट से जो टैक्स आएगा उस टैक्स का 15% लगा दो। अभिषेक ने तो अपना काम कर दिया, और यही बात आकांक्षा की है, यही बात नेहा की है, यही बात मिताली की है, यही बात सारे बच्चों की है। कह रहे इसमें क्या कलेश है सर, 40 लाख पे स्लैब रेट है, स्लैब रेट लगा दो, काम खत्म कर दो। एक बात मुझे बताना, अगर आपने 40 लाख पे अलग से स्लैब रेट लगा दिए तो फिर तो आपने कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया ना। सर वहां मैं दोबारा बोल रहा हूं, वहां स्पेशल रेट ऑफ टैक्स नहीं है। अगर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स होता फिर मैं अलग से लगा देता। अब वो स्लैब रेट वाला पार्ट है, वो नॉर्मल इनकम का पार्ट है। अगर वो नॉर्मल इनकम का पार्ट है तो भैया मुझे इसके टैक्स पे हाईएस्ट लगाना है 15, तो उसका टैक्स मैं कैसे निकालूं, 40 लाख पे अलग से नहीं निकाल सकता। और 40 लाख पे अलग से निकालना लॉजिकल भी नहीं है, लॉजिकल भी नहीं है, पूरी कैलकुलेशन, पूरे कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स के सारे बेकार हो जाएंगे। अब बच्चा कहता है फिर करोगे क्या, भाई ना तो स्पेशल रेट है, और ना ही स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है, और ना ही आप कह रहे हो कि अलग से निकालेंगे, फिर क्या करोगे। सर लगाना तो 15 ही है। देखो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप हमें अब ये बोल दोगे कि इसके टैक्स का भी 25 ही लगेगा और पूरे टैक्स पे 25% लगा देंगे, हम तो वो करने नहीं देंगे आपको। मैंने कब कहा मैं वो कर रहा हूं, मैंने कब कहा मैं वो कर रहा हूं, मैंने तो खुद कहा है कि डिविडेंड की इनकम पे जो टैक्स होगा उसका 15 ही लगेगा हाईएस्ट, इस पे 25 में लगा ही नहीं रहा। बच्चा कह रहा है फिर उस पे 15 कैसे लगाओगे। अब गवर्नमेंट कहती है कि, ध्यान सुनो, अब गवर्नमेंट कहती है कि जो तुम्हें डिविडेंड की इनकम पे टैक्स निकालना है ना, वो किस तरह से निकालोगे, एवरेज। एवरेज का मतलब क्या है, एवरेज का मतलब क्या है कि जो ये टैक्स तुम्हारा आया, प्लीज ध्यान सुन लेना जी। अब जो बच्चा बातें करेगा पूरी जिंदगी, मैं कह रहा हूं पूरी जिंदगी डिविडेंड वाले कॉन्सेप्ट पे लगे रहना, आपको समझ नहीं आएगा अगर क्लास में नहीं समझ पाओगे आप, तो बातचीत बंद कर दो। अब गवर्नमेंट कह रही विवेक कि जो ये तेरा टैक्स निकल के आया, ये तेरा टैक्स कितनी इनकम पे है, ये तेरा टैक्स है 2 करोड़ 65 लाख पे टैक्स है। 2 करोड़ 65 लाख पे कैसे, 2 करोड़ 25 और 40, 2 करोड़ 65 लाख, तो ये टैक्स है तेरा 2 करोड़ 65 लाख। तो अगर इतना टैक्स तेरा 2 करोड़ 65 लाख पे है, तो डिविडेंड की इनकम 40 लाख है, उस पे क्या टैक्स आएगा, उसका 15% सरचार्ज। अच्छा, मेरी बात समझ पा रहे हो, कहना क्या चाह रहा हूं, मतलब मुझे 40 लाख पे अलग से नहीं निकालना, मुझे 40 लाख पे अलग से नहीं निकालना। गवर्नमेंट कह रही है भैया तेरा ये टैक्स है, इस टैक्स में कुछ ऐसा टैक्स भी इंक्लूड है जहां 15% सरचार्ज लगना है। इस टैक्स में कुछ ऐसा टैक्स भी इंक्लूड है जहां 15% सरचार्ज लगना है। तो वो कैसे निकालेगा कि अगर तेरा ये टैक्स है इतनी टोटल इनकम पे, तो 40 लाख पे कितना आएगा वो निकाल ले, और जो 40 लाख पे टैक्स आएगा उस पे लगा दियो 15, और जो बैलेंस टैक्स बचेगा उस पे 25 लगेगा। तेरी का, सर एक बार दोबारा बोलना, सर एक बार दोबारा बोलना, 1 मिनट, हमारी ना आंख लग गई थी। इधर देखो ध्यान से, को तुम्हारी आंख लगती रहती, किससे आंख लड़ा रहे थे तुम, आंख लगी मेरी आंख लगी। इधर देखो ध्यान से, एक बात मेरे सोच के बताओ, मेरे नोनू, मेरे सोनू, मेरे बैंगनी, मेरे मेहरून, मेरे पीले, मेरे नारंगी कलर के बच्चे, एक बात बताओ, अब खुद सोचना, अगर आप ये बोलो जी मैं 2 करोड़ 25 लाख पे अलग से टैक्स निकाल के उस पे लगा दूंगा 25, और 40 पे अलग से निकाल के उस पे लगा दूंगा 15, तो सर आप तो वो कर दोगे, बट गवर्नमेंट कह रही है हमारे यहां ऐसा नहीं होता जी, दोनों स्लैब रेट वाले हैं, कंबाइन टैक्स आएगा। अब अगर ये कंबाइन टैक्स इस कंबाइन इनकम पे है, तो डिविडेंड की इनकम पे कितना आएगा आप एवरेज करके निकालोगे, अलग से नहीं निकालोगे। अब जो डिविडेंड की इनकम पे एवरेज टैक्स आएगा उस पे लगा दो तुम 15, हाँ बाकी जो टैक्स बचेगा उस पे लगा दो 25, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपल सा फंडा ये निकल के आ रहा है
कि भैया आपका यहाँ पे मैं दोबारा बोलूंगा, आपका यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा आपको, आपको यहाँ पे इस टैक्स के अब दो बाइफरकेशन करने होंगे। यहाँ पे आपने टैक्स कितना निकाला जी, यहाँ आपने टैक्स निकाला था 77 लाख, कितना था 62,500, ये आपका टैक्स आया था जी। ठीक है, अब एक बात मैंने सोच के बोलना, अब एक बात सोच के बोलना जी। अब ऐसा करते हैं, टोटल टैक्स बताओ कितना आ गया। टोटल टैक्स हमारा आ गया जी, यहाँ पे अगर मैं टोटल टैक्स देखता हूँ, अगर मैं इनका टोटल कर लूँ तो टोटल टैक्स आ गया जी 3 लाख, प्लस में 1,40,000, ये आ गया जी 82,02,500, ये टोटल टैक्स आ गया। अब क्या मैं टोटल टैक्स का 25 लगा दूं, आंसर इज नो, मैं टोटल टैक्स का 25 लगा ही नहीं सकता, मैं टोटल टैक्स का 25 लगा ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें इस टैक्स में 3 टैक्स ऐसे हैं जहां हाईएस्ट लगेगा 15। सर इस टैक्स में 3 टैक्स ऐसे हैं जहां हाईएस्ट लगेगा 15, दो तो मुझे अलग से पता है, एक मुझे अलग से निकालना पड़ेगा, वो डिविडेंड वाला निकालना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखो जी 82,02,500 ना, तो आप यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 केस करोगे। अब एक तो करोगे 3 लाख, इसका लगा दोगे 15%। एक करोगे 1,40,000, इसका लगा दोगे 15%। अब प्लीज ध्यान सुनना जी, प्लीज ध्यान सुनना। अब यहाँ पे 77,62,500 अगर 2,65,00,000 पे है तो 40 लाख पे कितना आएगा। अगर 77,62,500 अगर 2,65,00,000 पे है तो 40 लाख पे कितना आएगा, ये आएगा जी 11,71,700, इतना आएगा जी, 11,71,700 इतना निकल के आएगा। इसका आप लगा दोगे 15% सरचार्ज। ठीक है, और अगर ध्यान रखना, अगर अब ये टैक्स आपका 77,62,500 पे है, सॉरी ये टैक्स अगर 2,65,00,000 पे है तो 2,25,00,000 पे कितना आएगा वो निकाल लो, या तो ये तरीका यूज कर लो, या इस टैक्स में से जो 40 लाख पे आया वो माइनस करके बैलेंस आपको उस पे आ जाएगा। तो दोनों में से कोई भी तरीका कर सकते हो। 77,62,500 अगर ये 2,65,00,000 के ऊपर है तो 2,25,00,000 पे कितना आएगा वो निकाल लो जी, आएगा एक मिनट रुको, 77,62,500 अगर ये 2,65,00,000 पे है तो 2,25,00,000 पे कितना आएगा, ये आएगा 659,080, मेरे ख्याल से आ रहा है 659,080,0, ये आएगा 659,080,0 इतना टैक्स आएगा जी। इसका आप लगा दोगे 25% सर। अब एक बार ऐसे करते हैं, इन दोनों का ना टोटल कर लेते हैं, 659,080,0 प्लस में 11,71,700, 77,62,500, यस। अब मैं दोबारा बोल रहा हूँ जी, कई नालायक बच्चे इनको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अगले दो केस मैं नहीं कराऊंगा जी, अगले दो केस आपने करके आने। अब देखना आप कैसे गलती करके आओगे। मुझे पता है अगर आपने केस नंबर 2 ध्यान से नहीं समझा, आप अगले केस भी गलत करके आओगे जी, अगले केस भी गलत करके आओगे, सही बता रहा हूँ, अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा जी। ठीक है, अब यहाँ पे केस नंबर 2 देख लो जी, केस नंबर 2 दोबारा देख लो। मैंने केस नंबर 2 में क्या किया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे अलग टैक्स निकाल दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे अलग निकाल दिया, अदर इनकम इंक्लूड डिविडेंड की इनकम पे अलग निकाल दिया, क्योंकि दोनों इनकम में स्लैब रेट है। अब जब मैंने स्लैब रेट से टैक्स निकाला, जब स्लैब रेट से निकाला तो गवर्नमेंट कहते हैं विवेक, अब ये जो तेरा टैक्स आया टोटल टैक्स है, अब अगर ये टोटल टैक्स तेरी टोटल इनकम पे है तो डिविडेंड की इनकम पे कितना आएगा तू निकाल दे। क्या मुश्किल है क्या सर? तो फिर ऐसे ऐसे चेहरे क्यों बना रहे हो, मतलब ऐसे चेहरों के हाव भाव है, हाय राम। अब हमें कैसे समझ में आएगा, कैसे क्वेश्चन करेंगे। लोग सही कहते थे डिविडेंड वाले क्वेश्चन बड़े मुश्किल बन जाते हैं, हाय राम हमसे नहीं हो पाएगा, बस यही सोच लेके चलोगे तो फिर कैसे होगा। और मैं कर क्या रहा हूँ सर, ये बचपन के अंदर बातें करते थे, ये हमने उसके अंदर भी किया था, डीटी डबल ए के अंदर भी, डीटी डबल के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट नहीं किया कि अगर इतनी इनकम है इतना टैक्स है तो भैया डबल टैक्स पे कितना है वो निकालते हैं, वही सेम यहाँ है कि अगर इतना टैक्स है इतनी इनकम पे तो डिविडेंड की इनकम पे कितना है वही तो निकालना है। सर बस मेन ध्यान रखना, अलग से नहीं निकालना, अलग से नहीं निकालना, क्योंकि वहां भी स्लैब रेट है।
वहां भी स्लैब रेट है और हमें लगाना है हाईएस्ट 15, तो 15 कैसे लगाएंगे? जो डिविडेंड की इनकम टैक्स बनेगा उसका लगेगा 15, और वो कैसे निकलेगा? इस तरह से निकलेगा। और जो बाकी टैक्स आपका निकल के आएगा उस पर आप लगा दोगे 25। तो अगर मैं टैक्स निकालूंगा जी, यहां तो आएगा सरचार्ज 45,000 रुपये, और ये 1,40,000 रुपये का 15%, या 21,000 रुपये जी। और अगर मैं 11,71,700 पे 1,17,1,700 पे अगर 15% लगाऊंगा तो आएगा 1,75,755, ये सरचार्ज आएगा। और अगर 65,90,800 पे 25% लगाऊंगा तो आएगा 1,64,7,700, ये सरचार्ज आएगा। तो ये मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, ये आपका सरचार्ज है, ये आपका सरचार्ज है। ठीक है जी, अब ये आपका सरचार्ज है, ऊपर आपका टैक्स टोटल आ चुका है, तो इस टैक्स में सरचार्ज जोड़ के 4% सेस जोड़ दो बस। तो सरचार्ज जो है ना डिविडेंड वाले केस में इस तरह से आएगा जी। मतलब आपको डिविडेंड वाले केस में एवरेज टैक्स निकालना पड़ेगा डिविडेंड का, उसके बेस पे सरचार्ज लगेगा। बट वो केस तब आएगा अगर इनकम जो है, मेरी अदर इनकम जो है वो 2 करोड़ से ऊपर जा रही है। अब देखो ना केस नंबर 3, आपको दिखा दूं केस नंबर 3। वैसे इनकम, थोड़ा हिंट दे रहा हूं जी, वैसे इनकम 2 करोड़ से ऊपर है, वैसे इनकम 2 करोड़ से ऊपर है, बट जो अदर इनकम है स्पेशल इनकम छोड़ के वो 2 करोड़ तक है, तो 15% सरचार्ज लगेगा सारे टैक्स पे। थोड़ा हिंट दे दिया मैंने आपको। ठीक है, बट अगले का हिंट नहीं दूंगा मैं, अगले का हिंट नहीं दूंगा जी, अगला आपको करना पड़ेगा। अगला जबरदस्त क्वेश्चन है। केस नंबर 3 केस नंबर 1 की तरह आसान है, केस नंबर 5 केस नंबर 2 की तरह मजेदार है। टेक्निकल नहीं बोलूंगा, मुश्किल नहीं बोलूंगा, मजेदार है। ठीक है जी। तो देखो जी, इस तरह से आपने टैक्स निकाला। अब ये कितना आएगा जी? अब ये आपका टैक्स आ रहा था टोटल, तो इस टैक्स में ये सरचार्ज आप जोड़ दोगे 82,02,500 में 45,000 रुपये सरचार्ज, 21,000 रुपये सरचार्ज, 1,75,755 ये सरचार्ज, 1,64,7,700 ये सरचार्ज, और प्लस में 4% सेस। तो बाबूजी ये आंसर निकल के आएगा 1,04,95633, 1,04,95633, ये फाइनल टैक्स आएगा जी। कैसे? दोबारा बोल रहा हूँ जी, ये आपका टैक्स है और ये आपका सरचार्ज है। बच्चे कहते हैं सर तो फिर इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? कैलकुलेशन आप ये सारी सरचार्ज की जो करोगे ना वर्किंग नोट्स में करोगे। मतलब आपने प्रेजेंटेशन कैसे देनी है? प्रेजेंटेशन आपने इस तरह से देनी है, आप यहाँ पे ऐसे टेबल बना लोगे, ये टेबल आप बना लोगे। ठीक है, ये टैक्स निकालते गए। अब इसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे सरचार्ज, ये सरचार्ज। अब सरचार्ज लिखोगे फाइनल, मतलब पता क्या करोगे, ये टोटल सरचार्ज आप यहाँ पे लिख दोगे और लिख दोगे वर्किंग नोट नंबर 1। फिर वर्किंग नोट में दिखाओगे ये आपने सरचार्ज टोटल निकाला कैसे है, कि लॉन्ग टर्म पे अलग निकाला है, शॉर्ट टर्म पे अलग निकाला है, डिविडेंड की इनकम पे अलग निकाला है, अदर इनकम पे अलग निकाला है, उसके बाद इतना टैक्स आया, और फिर फाइनल निकाल दो सेस ऐड करके। तो जो प्रेजेंटेशन होगी वो तो ऊपर छोटी सी होगी टेबल फॉर्म में, जो सरचार्ज वाला कॉन्सेप्ट होगा ना वो आपका वर्किंग नोट के अंदर जाएगा। ठीक है जी, अब बताओ जी, इस सरचार्ज वाले कॉन्सेप्ट में कुछ दिमाग में गया? पक्का पक्का, कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा? ठीक है, अब ये 2 केस हैं जी, ये 2 केस आपने घर से खुद करके आने हैं, ये 2 केस आपने घर से खुद करके आने हैं। उम्मीद करूंगा ये आपके दोनों के दोनों सही होंगे। अगर ये दोनों सही हैं तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर देंगे, ये टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस वाला, जिसमें आपकी सहायता मुझे ज़्यादा चाहिए और मेरी सहायता वहाँ पे कम है। ठीक है, क्योंकि मुझे प्रोविजन समझाने हैं, बट कुछ थ्योरी है, वो थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, बच्चा कहता है सर प्रैक्टिकल, फिर प्रैक्टिकल हमारा एक चैप्टर बचेगा मैट वाला। अब हमारा प्रैक्टिकल चैप्टर जो बचेगा ना, एक तो बचेगा मैट वाला और एक एएमटी वाला। ट्रांसफर प्राइसिंग में कभी प्रैक्टिकल बनता है, कभी प्रोविजन बेस बनता है, और जो लास्ट चैप्टर है हाँ उसमें से एक आधा प्रैक्टिकल बन सकता है, वो जो स्लम सेल वाला है। कई बार स्लम सेल वाला क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है, तो स्लम सेल वाला कॉन्सेप्ट जो है वो प्रैक्टिकल बन सकता है, वो कैपिटल गेन के कुछ प्रोविजन है। ठीक है, बस ये लगा लो मेन जो प्रैक्टिकल वाले एरियाज थे ना, ये लगा लो 70% प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाले खत्म हो चुके हैं। अब जितने ऑलमोस्ट हैं उसमें 30% प्रैक्टिकल है, बाकी सारे प्रोविजन बेस है। ठीक है, तो ये आप करके आओगे पक्का पक्का। एक बार देख लो जी इसका आंसर मैंने किस तरह से निकाला है, इस तरह से आंसर निकाला है। पहला केस तो बिल्कुल आसान था, उसमें टोटल टैक्स किया 15% सरचार्ज। दूसरा केस भी आसान था, बट उसमें ये टैक्स का मुझे बाइफर्केशन करना पड़ा, और वो करना भी पड़ेगा क्योंकि उसमें ऐसा टैक्स भी है जिसपे लगना 15% है, बट मैं अलग से कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो मुझे फिर कैसे निकालना पड़ेगा, अगर ये टैक्स इतनी इनकम पे है तो डिविडेंड की इनकम पे कितने हैं वो तो आप निकाल सकते हो ना, और फिर जो अदर इनकम पे होगा उस पर आप लगा दोगे 25।
फिर जो टैक्स होगा प्लस सरचार्ज होगा प्लस में सेस होगा, आंसर आपके सामने। ठीक है, तो अब जाके ये कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो चुका है जी। तो इस टैक्स में मैंने सारा सरचार्ज ऐड करके 4% सेस जोड़ दिया, आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब जाके फाइनली ये सरचार्ज वाला कॉन्सेप्ट जो है ये हमारा खत्म हो जाता है। जो मेन पॉइंट था ना, जो मेन पॉइंट था बस वो डिविडेंड वाला था जी। ठीक है, तो बस यहाँ तक हमारा है। तो फाइनली अब जाके डिविडेंड की टैक्सेशन मेरी तरफ से ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। आपकी तरफ से पता लगेगा जब आप होमवर्क करके आओगे। अगर दोनों सही हैं तो हम वहीं पे खत्म कर देंगे। अगर दोनों क्वेश्चन में से अगर एक भी क्वेश्चन काफी सारे बच्चों का गलत है, फिर हमें एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अब वो डिपेंड करता है आपके होमवर्क के ऊपर। अब ये नहीं कि जान के गलत करके आ जाओगे हम और प्रैक्टिस करने, ऐसा नहीं है सर। और प्रैक्टिस भी करेंगे तो ऐसे ही करेंगे। ठीक है, हाँ अगर आपके हो ही गलत रहे हैं फिर कोई दिक्कत नहीं है, एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो। तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे अब मंडे की क्लास को, क्योंकि आज हमारा सैटरडे है। मंडे से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लास आपको मंडे को आएगी नई वाली। उसमें हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे पहले कॉन्सेप्ट खत्म करने के बाद। तब तक अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, और मैं टेस्ट के आंसर ग्रुप में डाल दूंगा। सारे बच्चे एक बार चेक कर लेना कहाँ कहाँ आपसे गलतियां हुई हैं। ठीक है, प्रोविजन जो होंगे उसका एक सेशन रख लेंगे जूम या गूगल मीट के ऊपर, उसमें डिस्कस कर लेंगे। अगर कोई डाउट आपको होगा बस ये बता देना किन किन के सारे आंसर सही हैं, क्योंकि जो मुझे अभी तक पेपर चेक मैंने किए हैं उनमें किसी भी सिंगल बच्चे के सारे तो सही नहीं है। जान के ये हैरानी हो रही है कि चैप्टर 1 और 2 के क्वेश्चन सारे सही नहीं है, तो कैसे काम चलेगा। और अभी तो मैं आराम से करा रहा हूँ सर। आज हमारा लेक्चर नंबर है कौन सा है, मेरे ख्याल से 27 या 28 है। और 24 में तो पूरा इनकम टैक्स खत्म हो गया था, लास्ट बैच में पूरा इनकम टैक्स खत्म हो गया था। अभी तो हमारा 4 चैप्टर चल खत्म हुए हैं बस। अभी हमारे 3-4 चैप्टर बचे हुए हैं। ठीक है, तो मुझे कोई जल्दी नहीं है, बट इसके बावजूद भी अगर गलतियां होंगी और ये डायग्राम बनाने के बाद भी अगर प्रोविजन क्लियर नहीं होंगे तो फिर कैसे क्लियर होंगे। ठीक है, तो मैं तो अपना कोशिश कर रहा हूँ पूरा बेस्ट देने की। आप अगर रिवीजन सही ढंग से नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी जी। ठीक है, चलो जी। तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, सेम टाइम सेम जगह। प्लीज अपना ध्यान रखो जी, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, दुआ करो सबके लिए, खुश रहें सब, और बस हेल्प करो यार। ठीक है, जितनी हो सकती है पॉसिबल हेल्प करो। बाकी दुआ करो मेरी भी तबीयत जल्दी सही हो जाए। ठीक है, मुझे वैसा कोई ऐसा कोई सिम्टम नहीं है। ठीक है, बट बुखार पता नहीं मेरे को थोड़ा टेंशन हो जाती है थोड़ी सी, उस चक्कर में हो गया होगा या तो। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच यार इतना प्यार देने के लिए। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, लव यू सो मच जी, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू जी, बाय बाय जी।